हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू M2L। आज के वीडियो में हम आपका जो CBSE का सैम्पल क्वेश्चन पेपर है 2022-23 का इंग्लिश सब्जेक्ट का, उसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम उसके दो सेक्शंस कवर करेंगे। आपका सेक्शन ए है रीडिंग स्किल्स का, सेक्शन बी है आपका ग्रामर का, तो उसे आज हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन ए हमारा है रीडिंग स्किल्स का। सेक्शन ए में आपको एक पैराग्राफ दिए गए हैं, उस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंगली जो आगे क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपको क्वेश्चंस के जवाब देने होते हैं। तो चलिए ये वाला जो हमारा पैसेज है इसे हम चलिए पढ़ के देखते हैं। माउंटेन्स हैव ऑलवेज बीन हेल्ड इन ग्रेट ऑ बाय मैनकाइंड। जो माउंटेन्स होते हैं, पर्वत पहाड़ जो होते हैं, उसे हमेशा इंसानों ने बड़े हैरानी से, बड़ी हैरत से देखा है। दे हैव बीन अ चैलेंज टू ह्यूमंस। वो हमेशा ही इंसान के लिए एक चैलेंज की तरह साबित हुए हैं। दोज ब्रेव अमंग अस हैव ऑलवेज वांटेड टू कॉन्कर देम। उनमें से, हम इंसानों में से भी जो बहादुर होते हैं, उन्होंने हमेशा उस पर जीत हासिल करने की कोशिश की है। यू सी, द मोर इनक्रेडिबल द माउंटेन्स द ग्रेटर द थ्रिल। इसमें ये कहने की कोशिश कर रहा है कि देखिए, माउंटेन्स जितना, मतलब जो पहाड़ है वो जितना बड़ा होगा, उसे उस पर जाने की, उसकी चोटी पर पहुंचने का जो थ्रिल होगा, जो एक्साइटमेंट होगी, वो उतनी ही ज्यादा होगी। अ चैलेंज टू द ब्रेवरी ऑफ द ह्यूमन रेस। मतलब कि इंसान की पूरी प्रजाति के लिए जो है ये चैलेंज जो है वो बहुत ही बहादुरी वाला होगा। क्लाइंबिंग माउंटेन्स इन एक्सपीरियंस दैट इज हार्ड टू पुट इनटू वर्ड्स। पहाड़ चढ़ने का जो एक्सपीरियंस होता है, ये ऐसा एक्सपीरियंस होता है जिसे आप शब्दों में नहीं कह सकते। यू आर इन अ ब्यूटिफुल एनवायरनमेंट एंड वेन यू रीच द टॉप यू फील इनक्रेडिबल। आप एक बहुत ही खूबसूरत वातावरण में होते हैं और जब आप पर्वत की, पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं, आपको बहुत ही अद्भुत फील होता है। बट यू ऑल्सो हैव टू क्लाइम डाउन विच इज़ वेन मोस्ट एक्सीडेंट्स हैपन। लेकिन आप पहाड़ की चोटी पर तो चढ़ गए, लेकिन वहाँ से उसके बाद आपको नीचे भी आना होता है। जो वो सबसे खतरनाक जो है वो वही होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स जो है वो उसी वक्त होते हैं। पीपल आर टायर्ड, इट गेट्स डार्क, इट्स हार्डर। क्योंकि क्या होता है कि जब पहाड़ की चोटी पर चढ़ते हैं तो इसके लिए इंटेंस ट्रेनिंग चाहिए होती है, तो बहुत मेहनत लगती है। तो इसमें क्या होता है, इंसान थक जाता है। उसके बाद थकान भी हो चुकी होती है, तब तक अंधेरा भी हो चुका होता है और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। सो माउंटेन क्लाइंबिंग इज अनडाउटेडली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एडवेंचर स्पोर्ट्स अलॉन्ग विद बीइंग चैलेंजिंग एंड रिस्की फॉर द क्लाइंबर। इसीलिए जो पहाड़ चढ़ने की जो एक्टिविटी है, ये सबसे ज़्यादा एडवेंचरस, सबसे ज़्यादा पॉपुलर एडवेंचरस स्पोर्ट्स में मानी जाती है और सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग और रिस्की भी होती है। जो पहाड़ चढ़ता है, क्लाइंबर जो होता है, जो चढ़ता है, उसके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग और रिस्की भी होती है। Without any perceived risk, there can't be a feeling that any significant challenge has been surmounted. किसी भी रिस्क के बिना ऐसी फीलिंग जिसे आप बहुत बड़ा चैलेंज आपने एक्सेप्ट किया है और उसको पूरा करने की आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें साथ साथ हमेशा कोई ना कोई रिस्क ज़रूर होता है। बट वी हैव टू बेयर इन माइंड, लेकिन हमेशा हमें अपने दिमाग में ये बात रखनी चाहिए दैट माउंटेनियरिंग इज नॉट अ स्पोर्ट दैट कैन बी एम्ब्रेस्ड विदाउट प्रिपरेशन। हमें ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि माउंटेन क्लाइंबिंग जो है वो एक ऐसा कोई नेचुरल जो रेगुलर स्पोर्ट नहीं है। ये एक ऐसा स्पोर्ट नहीं है जिसको आप बिना प्रिपरेशन के, चलो हमने खेलने के लिए, ट्राई करने के लिए खेल लिया, ऐसे नहीं कर सकते। इसको पूरी तैयारी चाहिए होती है। The enthusiasts must develop in themselves the spirit of adventure, willingness to undertake hardships and risk, extraordinary powers of perseverance, endurance, and keenness of purpose before climbing a mountain. ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो एंथुजियास्ट होते हैं, जो ये कोशिश करते हैं कि हाँ हम इस पहाड़ पर चढ़ेंगे आगे, उनको अपने मन में बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी पड़ती हैं। क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ता है? एडवेंचर की स्पिरिट होनी चाहिए कि आपके सामने कोई भी मुश्किल आएगी, आप उसको पूरी तरह से पार करेंगे, आप हार नहीं मानेंगे। विलिंगनेस टू अंडरटेक हार्डशिप, रिस्क लेने की विलिंगनेस होनी चाहिए कि आगे अगर कोई रिस्क आ गया, कोई अगर प्रॉब्लम आ गई, तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर ऑफ परसिफरेंस, बहुत ज़्यादा सहन शक्ति चाहिए, बहुत ज़्यादा तपस्या होनी चाहिए कि आप कई बार क्या होता है, बर्फ़ में बहुत दिक्कतें आ जाती हैं, लेकिन आपके अंदर अगर दृढ़ शक्ति है इसको समझने की, झेलने की, आपके अंदर सहन शक्ति है, तो आप पार कर सकते हैं। और वो कह रहा है कि आपके अंदर एक लक्ष्य होना चाहिए कि आप इस पहाड़ को पार कर जाएंगे। दे शुड ऑल्सो नो हाउ टू हैंडल द माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट। जो बच्चों पहाड़ चढ़ने की इक्विपमेंट होते हैं,
वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। पहाड़ चढ़ने के लिए आपको बहुत कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि आप ऊपर या नीचे पहाड़ पर आ जा सकते हो, लेकिन उसको हैंडल करना भी आना चाहिए, उसे हैंडल करना आसान नहीं होता है। देन कम्स द पेनेंस ऑफ रिगरस ट्रेनिंग। उसके बाद आपकी तपस्या किस बात की आती है? बहुत ज़्यादा रिगरस ट्रेनिंग होती है, क्योंकि इसकी जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत हार्ड होती है। दिस कुड वेरी वेल बी द लाइफ लाइन ऑफ देयर, क्योंकि ऊपर आपकी ज़िंदगी का सवाल हो सकता है रास्ते में बर्फ़ में, क्योंकि पहाड़ पर इतनी जल्दी रेस्क्यू भी नहीं होता है ना। तो ये आपकी ज़िंदगी का सवाल होता है कि आपकी लाइफ लाइन जो है वो रिस्क पे आ जाती है। इट हेल्प्स इनकनकेट एंड होन सर्वाइवल इंस्टिंक्ट दैट अलाउ द क्लाइंबर टू नेगोशिएट पेरिलस सिचुएशंस। इसमें क्या होता है कि जब आप वहाँ पहुँच जाते हो, उसके बाद आपकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का मतलब ये है कि किसी भी हालात में जीने की जो दृढ़ शक्ति होती है, दृढ़ क्षमता होती है, जो एक मन में डिटर्मिनेशन होती है, ठान लेते हैं कि हाँ हम इसको पार करके ही रहेंगे। देर आर न्यूमरस इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया एंड अब्रॉड दैट ऑफर सच ट्रेनिंग। इंडिया में और बाहर भी, विदेशों में भी बहुत ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो माउंटेन क्लाइंबिंग के ट्रेनिंग जो है वो देते हैं। Mountain climbers are unanimous in agreeing that the unpredictable weather is what they fear the most. जितने भी माउंटेन क्लाइंबर होते हैं, उन यूनानिमस का मतलब होता है एकजुट। एक ऐसा एकजुट मत होता है उनका किस बारे में कि जो माउंटेन्स पर होते हैं, वो वहाँ पर जो मौसम होता है वो किसी भी वक्त पलट सकता है। हर एक माउंटेन क्लाइंबर को इस चीज़ का सबसे ज़्यादा डर होता है। देयर मे बी सनशाइन वन मोमेंट एंड द स्टोन स्टॉप द अदर। एक पल में तो वहाँ पर सूरज खिलखिलाती धूप हो सकती है, और दूसरे ही पल में वहाँ पर बर्फ़ का तूफान आ सकता है। एट हायर एल्टीट्यूड, जब बहुत ज़्यादा ऊपर हम पर्वत पर, पहाड़ पर ऊपर पहुँच जाते हैं, स्नो इज़ अ रेगुलर फीचर एंड बीइंग डिसाइसिव अबाउट सेटिंग अप कैंप्स और प्रोसीडिंग फर्दर इज़ क्रूशल। वहाँ पर क्या होता है, जैसे ही पहाड़ पर आप ऊपर की तरफ चढ़ते जाते हैं, वहाँ पर बर्फ़ जो है वो बढ़ती जाती है, और बर्फ़ आपको देखने में मिलेगी, और बर्फ़ की जो मोटाई होती है वो बढ़ती जाएगी वहाँ पर। तो इस टाइम पर ऐसा डिसाइड करना है कि यहाँ पर आप कैंप सेट करें, इतने टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए कैंप सेट कर लें, या फिर आगे बढ़ते रहें। ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है जो हर एक माउंटेन क्लाइंबर को लेना पड़ता है। Up there, where the intention is to embrace nature's wonder, one realizes that it cannot be done without facing its formidable glory. ऊपर जाने पर जहाँ पर कि हर एक की इंटेंशन ये होती है कि वो प्रकृति के सबसे ज़्यादा खूबसूरत अद्भुत नज़ारे को गले लगा सके, लेकिन साथ में ही उसे ये भी रियलाइज़ होता है कि वो उसकी जो अद्भुत शक्ति है उसको देखे बिना या उसको झेले बिना वो ऐसा नहीं कर सकता। A true mountaineer may challenge the mountain, yet it always respectful to the powerful forces of nature. जो पर्वतारोही, सच्चा पर्वतारोही होता है, पहाड़ चढ़ने वाला जो होता है, वो पहाड़ को चैलेंज तो कर सकता है कि भाई मैं तुम्हारी चोटी तक पहुंच जाऊंगा, चैलेंज तो कर सकता है, लेकिन फिर भी वो प्रकृति की जो शक्तिशाली बल है, जो शक्ति है नेचर के अंदर, उसको हमेशा रिस्पेक्ट करता है। Summiting mountains carries its own health risks such as oxygen, altitude sickness problems. Summiting mountains का मतलब होता है पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाना। तो पहाड़ की चोटी पर पहुंचने में क्या होता है कि बहुत सारे हेल्थ रिस्क होते हैं, क्योंकि जैसे ही आप ऊपर जाते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है। आपको एल्टीट्यूड सिकनेस हो सकती है, यानी कि आप ज़मीन से बहुत ज़्यादा ऊपर उठ चुके होते हैं तो आपको सिकनेस होने लगती है, आपको चक्कर आने लगते हैं, नॉशियस होने लगते हैं, फ्रॉस्ट बाइट हो जाती हैं। क्या होता है कि फ्रॉस्ट बाइट का मतलब ये होता है कि किसी जगह आपकी उंगलियों में, पैर की उंगलियों में इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है कि वो उसकी जो नसें होती हैं वो धीरे धीरे मरने लगती हैं। फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है तो वो उसकी जो सेल्स हैं वो डेड हो जाती हैं। स्वेलिंग ऑफ हैंड्स एंड फीट, आपके हाथ पैर सूज सकते हैं। फ्लूइड कलेक्शन इन ब्रेन एंड लंग्स एंड एग्जॉशन, आपके जो हमारा बॉडी फ्लूइड होता है वो आपके हार्ट में, लंग्स में या ब्रेन में इकट्ठा हो सकता है। Yet the gratification mountaineers feel from mastering something that is so frightening urges them to undertake these endeavors. लेकिन फिर भी जो पर्वतारोही होते हैं वो इन सारे रिस्क को ध्यान में रखते हुए, इन सारे डरों को पार करते हुए, फिर भी वो अपने आप को इस बात की तरफ बढ़ाते हैं कि हम फिर भी माउंटेनियरिंग करेंगे। We may think that the mountaineers are fearless. हमें ऐसा लगता होगा कि पर्वतारोही बिल्कुल निडर होते हैं, उन्हें बिल्कुल डर नहीं लगता, लेकिन एक्सपर्ट ऐसा कहते हैं नॉट एट ऑल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट्स फियर दैट कीप्स देम सो इंट्रीग्ड विद सच आर्डियस जर्नीज। ये डर ही होता है जो इनको इस तरह की कठिन यात्राओं पर जाने के लिए, ऐसे कठिन एडवेंचर्स को आगे बढ़कर एक्सपीरियंस करने के लिए प्रेरित करता है। इम्पल्सेस एंड ब्रेजननेस कैन बी डेडली फोर्स। इम्पल्स जो होती है, आप
एकदम उठे और नहीं मैं आप पर्वत चढ़ूंगा, मैं पर्वत पर जाऊंगा, ऐसे ये चीज़ जो होती है ये बहुत ही ज़्यादा फेटल यानी कि बहुत ही ज़्यादा दुश्मन आपके लिए साबित हो सकती है। इन द वर्ड्स ऑफ एन माउंटेनियर, अगर एक पर्वतारोही के शब्दों में कहें, बचेंद्री पाल जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, द बिगेस्ट रिस्क इज टू नॉट टू टेक द रिस्क एट ऑल, रिमेंबर दैट। बचेंद्री पाल ने ये कहा था कि सबसे बड़ा रिस्क आपकी लाइफ में यही होता है कि आप कोई रिस्क नहीं लेते। ठीक है, यहाँ पर आपका पैराग्राफ खत्म हो गया है। अब इस पैराग्राफ के बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए, उसका हमें जवाब देना है। चलो, पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाई डज द राइटर से दैट माउंटेन इंस्पायर्स ऑ इन ह्यूमंस। राइटर ऐसा क्यों कहता है कि जो माउंटेन्स हैं एक जो मानवों में, इंसानों में एक अद्भुत फीलिंग पैदा कर देता है। ऑ का मतलब होता है कि आप किसी चीज को देखते रह जाओ, ऐसी फीलिंग पैदा कर देता है। ऐसा वो क्यों कहता है, क्यों? इसका ऑप्शन आपका है, आपका ऑप्शन है बी, दे इवोक द विश इन अस टू मास्टर देम। क्योंकि इन पहाड़ों को देखकर हमारे अंदर ये इच्छा जागृत होती है कि हम इनको मास्टर करें, हम इनकी चोटी पर चढ़ें, हम इनको चैलेंज कर कर इन पर ऊंचाई पर पहुंचे, जितनी ऊंचाई पर ये पहाड़ है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सेकंड है आपका, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कॉरेस्पॉन्डिंग्स टू द फॉलोइंग रिलेशंस बिलो। वो कह रहा है कि यहाँ पर इन्होंने ये जो सेंटेंस दिया है आपको, इसी तरह के सेंटेंसेस में ऐसा कौन से इन चारों ऑप्शंस में से है जो सिमिलर है, मतलब जो रिलेशन यहाँ मोर इनक्रेडिबल और ग्रेटर में है वही यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड्स में होना चाहिए सेम। ऐसे ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है? अब देखो, इसने कहा है द मोर इनक्रेडिबल द माउंटेन्स द ग्रेटर द थ्रिल। जितने ज्यादा अद्भुत पहाड़ होते हैं उतना ही ज्यादा उन पर चढ़ाई करने की या इस एडवेंचर को एक्सपीरियंस करने की उनके अंदर उत्सुकता आती है। दोनों ज्यादा हुए, ठीक है। यहाँ पर मोर इनक्रेडिबल यानी कि ज्यादा अद्भुत हो गए, और यहाँ पर ग्रेटर द थ्रिल यानी कि उतना ही बड़ा थ्रिल हो गया। दोनों ही पॉजिटिव है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन ए में आता है द हायर द स्टेमिना द लोअर द फूड इनटेक। हायर और लोअर ये ऑपोजिट है, ये नहीं आएगा। द मोर यू लाइव द लेसर योर इलनेस, यहाँ मोर और लेस है, यहाँ पर भी ऑपोजिट है, ये भी नहीं आएगा। द स्मॉलर द कार द बिगर द एडवांटेज, स्मॉलर और बिगर ये भी ऑपोजिट है, ये भी नहीं आएगा। तो हमारा ऑप्शन बचता है फोर, द हैवियर द लगेज द हायर द पेनल्टी। हैवियर भी होता है आपका ज्यादा वजन होना, और हायर भी होता है ज्यादा पेनल्टी होना। तो ये दोनों आपके सिमिलर हैं, इसी तरह से ऑप्शन आपका डी आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्प्लेज व्हाट द राइटर प्रोजेक्ट्स विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग। ये इन चारों ऑप्शन में से इस लाइन को पढ़कर हमें ये बताना है कि जो राइटर है वो क्या प्रोजेक्ट कर रहा है, मतलब कि क्या बताना चाह रहा है। सो माउंटेन क्लाइंबिंग इज अनडाउटेडली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एडवेंचर स्पोर्ट्स। वो कह रहा है कि माउंटेन क्लाइंबिंग जो है बिना शक के ये बात कही जा सकती है कि सबसे पॉपुलर एडवेंचरस स्पोर्ट्स है। इसमें वो क्या दिखा रहा है? क्या वो डाउट बता रहा है? क्या उसे शक है? वो कॉशन बता रहा है? क्या वो बचने की सलाह दे रहा है, जागरूक रहने के लिए कह रहा है? कन्विक्शन, क्या वो पूरे यकीन से इस बात को कह रहा है, या डिनायल या किसी बात को वो मना कर रहा है? तो बच्चों वो पूरे यकीन से इस बात को कह रहा है। अनडाउटेडली का मतलब ही यही है कि वो बिना शक के यकीन से इस बात को कह रहा है कि माउंटेन जो क्लाइंबिंग है वो मोस्ट पॉपुलर एडवेंचरस स्पोर्ट्स है। और क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द फॉलोइंग विद अ फ्रेज फ्रॉम पैराग्राफ 1। वो कह रहा है कि ये जो उसने यहाँ दिया हुआ था, बेस्ट एक्सपीरियंस्ड रादर देन डिस्क्राइब्ड, यानी कि किसी चीज को एक्सपीरियंस करना, किसी को बताने की बजाय उसे एक्सपीरियंस करना, उसे पैराग्राफ 1 में और किस तरह से कहा गया है। देखो पैराग्राफ 1 में यहाँ पर कहा गया है, ये देखिए, क्लाइंबिंग माउंटेन इज एन एक्सपीरियंस दैट हार्ड टू पुट इन वर्ड्स, यानी कि इसे शब्दों में बताना मुश्किल है, इसे एक्सपीरियंस ही किया जाना चाहिए। तो यहाँ सेम आ रहा है, तो आपका आंसर में आप क्या लिखेंगे? हार्ड टू पुट इन वर्ड्स। ये हमने पैराग्राफ 1 में से उठा लिया। चलो क्वेश्चन नंबर 5 है, द राइटर कंपेयर्स ट्रेनिंग टू पेनेंस इन द लाइन। वो कह रहा है कि इस लाइन में देन कम्स द पेनेंस ऑफ द रिगरस ट्रेनिंग, इस लाइन में उसने पेनेंस को, यानी कि जो आपकी तपस्या होती है, जो आपकी मेहनत होती है, उसको ट्रेनिंग से उसने कंपेयर किया है। वो कह रहा है कि पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी क्या होती है। सिमिलैरिटी में क्या, जैसे ट्रेनिंग में और पेनेंस में सिमिलैरिटी कितनी होती है? ट्रेनिंग बहुत डिफिकल्ट होती है। ट्रेनिंग में क्या होता है? ट्रेनिंग में वो कह रहा है कि बहुत डिफिकल्ट हुई, और पेरेंट्स का मतलब आपका एक तरह की तपस्या हो गई, यानी कि जिसमें बहुत मेहनत चाहिए, वो भी बहुत मुश्किल होती है करनी। तो ये इसकी सिमिलैरिटी है कि पेरेंट्स में आपको बहुत ही ज्यादा दृढ़ निश्चय चाहिए होता है, और ट्रेनिंग जो होती है वो बहुत ही मुश्किल होती है। उसमें भी आपको जब तक आपके अंदर दृढ़ निश्चय नहीं होगा तब तक आप उस ट्रेनिंग को पूरा नहीं कर पाएंगे। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ टेक्स्ट लिस्ट 2 रीजंस वाई द राइटर सेज दैट माउंटेनियरिंग इज नॉट अ स्पोर्ट दैट कैन बी एम्ब्रेस्ड विदाउट प्रिपरेशन। वो कह रहा है कि पूरे पैराग्राफ में से आप ऐसे 2 रीजन बताइए जिसके बेसिस पर इस बात को कहा जा सके कि जो माउंटेनियरिंग है या माउंटेन क्लाइंबिंग है उसको बिना तैयारी के किया जाना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, उसे आपको बिना तैयारी के नहीं करना चाहिए। तो देखो, पहला रीजन तो यही हुआ, बिकॉज माउंटेनियरिंग इंक्लूड्स डिफिकल्टीज लाइक हैविंग टू वॉक ऑन आइसी शीट्स दैट कैन नॉट बी अकम्प्लिश्ड विदाउट प्रॉपर प्रिपरेशन ऑफ इक्विपमेंट्स। देखो वहां पर क्या होता है, बहुत मोटी मोटी परतें होती हैं बर्फों की, ठीक है, उस बर्फ में आप चल ही नहीं सकते अगर आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं होगा, प्रॉपर साधन नहीं होगा उन बर्फ पर चलने का, प्रॉपर जूते नहीं होंगे, ठीक है, प्रॉपर आपके पास और कोई इस तरह के टूल होता है ऐसा जिससे कि आपको बर्फ पर चढ़ने में और बर्फ पर चलने में आसानी हो। तो जब तक इसकी तैयारी आपने नहीं की होगी तब तक आप वहां पर इतनी मोटी परत में नहीं चल पाएंगे, आपके पैर धंस जाएंगे, है ना। तो इसके लिए भी प्रॉपर तैयारी चाहिए होती है। दूसरा क्या है, बिकॉज मैनेजिंग अनप्रिडिक्टेबल वेदर इज एसेंशियल इन माउंटेनियरिंग एंड कैन नॉट बी अकम्प्लिश्ड विदाउट बीइंग प्रिपेयर्ड विद स्पेसिफिक ट्रेनिंग। इसमें भी ये देखो, हमने ऊपर वाले पैराग्राफ में पढ़ा था कि माउंटेनियर जो होते हैं उनको सबसे बड़ा डर क्या होता है, वेदर, अनप्रिडिक्टेबल वेदर का, यानी कि मौसम कभी भी बदल सकता है। इसीलिए अगर आपके पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होगी, अगर आप प्रॉपरली इस बात के लिए तैयार नहीं होंगे कि अगर कल को ऊपर हम आधे, मान लीजिए आप 2000 मीटर ऊपर पहुंच गए और उसके बाद मौसम बिगड़ गया, अगर आप उसके लिए तैयार नहीं है, अगर आपको नहीं पता कि मौसम बिगड़ने पर आपको क्या करना है, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए हमें बिना तैयारी के वहां पर नहीं जाना चाहिए। Question number 7, what connect does the writer draw out between unpredictable weather and setting up of camp? वो कह रहा है कि जो अनप्रिडिक्टेबल वेदर है, यानी कि मौसम है जो कभी भी पलट सकता है, और कैंप जो हम सेट करते हैं उसके बीच में क्या कनेक्शन है। If the weather is unpredictable, it makes it difficult to decide when to set up camp, as mountaineers would prefer to climb when it's sunny and camp when it's snowing. इसका कहने का क्या मतलब है, ये कह रहा है कि कैंप सेटअप करने में और अनप्रिडिक्टेबल वेदर में क्या कनेक्शन है। यही कनेक्शन होता है कि जब वेदर होता है, जो वेदर चेंज हो जाता है अचानक, उसी वक्त उसको डिसाइड करना पड़ता है माउंटेनियर को कि उसको कैंप सेट करना है, कैंप लगाना है या फिर आगे बढ़ते जाना है। तो कैंप माउंटेनियर्स यूजुअली क्या करते हैं कि जब धूप हो रही होती है या खुला मौसम होता है तब वो पहाड़ पर आगे बढ़ते हैं, और जैसे ही बर्फ गिरने शुरू हो जाती है या फिर ज्यादा बर्फीला तूफान आने लगता है तो वो लोग क्या करते हैं, कैंप सेटअप कर लेते हैं। The writer says a true mountaineer may challenge the mountain yet is always respectful to the powerful forces of nature. राइटर ऐसा कहता है कि जो एक ट्रू सच्चा पर्वतारोही होता है वो एक पर्वत को चैलेंज तो करता है लेकिन फिर भी इसकी जो छुपी हुई ताकतें होती हैं उसकी हमेशा इज्जत करता है। सिलेक्ट द रीजन द माउंटेनियर इज रिस्पेक्टफुल टू द फोर्सेज ऑफ नेचर अप इन द माउंटेन्स। वो कह रहा है कि इन ऑप्शंस जो दिए हैं, सर्वाइवल, एक्सपीरियंस, ट्रेडिशन और डायरेक्टिव, इन ऑप्शंस में से एक रीजन बताओ, ये इनमें से कौन सा वो रीजन है जिसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि माउंटेनियर जो है वो पर्वत की और प्रकृति की ताकत की इज्जत करते हैं। इसका ऑप्शन आपका सही क्या आएगा, सर्वाइवल। वो इसकी इज्जत क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें जीना होता है, मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी उन्हें बाहर निकलना होता है और जीना होता है, इसीलिए वो प्रकृति की ताकत की इज्जत करते हैं और कभी भी उसमें मतलब किसी तरह की बाधा नहीं डालते, है ना, जबरदस्ती अपनी जान को खतरे में नहीं डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, सप्लाई 1 पॉइंट टू जस्टिफाई द फॉलोइंग। वो कह रहा है कि 1 पॉइंट दो आप इस लाइन को जस्टिफाई करने के लिए। कौन सी लाइन है, वाइल माउंटेन क्लाइंबिंग करते टाइम एन इम्पल्सिव माउंटेनियर इज आइदर डिजास्टर प्रोन और एज गुड एज डेड। इम्पल्सिव माउंटेनियर का मतलब क्या है, इम्पल्सिव माउंटेनियर का मतलब है कि किसी ने कोई तैयारी नहीं की, कोई ट्रेनिंग नहीं की, बस कोई भी वहां पर कोई भी परिस्थिति आई और एकदम से डिसीजन ले लिया बिना सोचे समझे। इम्पल्सिव माउंटेनियर का मतलब बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन ले लेना। तो बिना सोचे समझे अगर कोई डिसीजन लेगा तो या तो वो डिजास्टर प्रोन होगा, या तो किसी तरह की दुर्घटना करवाएगा, और या फिर एज गुड एज डेड, या फिर उसकी मृत्यु हो जाएगी सीधे सीधे। इसको जस्टिफाई कैसे किया जाएगा, देखो, सर्वाइवल इज द की इन माउंटेन क्लाइंबिंग। किसी भी, जब भी आप पर्वत चढ़ते हैं या पर्वतारोहण करते हैं तो उसमें सबसे जरूरी होता है आपका जीवित रहना। किसी भी परिस्थिति में आपको बस जीवित रहना
एंड इट कैन बी डन विद मेटिकुलसली प्लानिंग, ट्रेनिंग, विद करेक्ट डिसीजन मेकिंग। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपके पास प्रॉपर ट्रेनिंग हो, आपने पूरी तरह प्लान कर रखा हो, आपके पास सारे इक्विपमेंट्स हों और आपके पास डिसीजन मेकिंग अच्छी हो, आप समय पर सही डिसीजन ले सकें। इफ एनी ऑफ these things go wrong, it could lead to accidents, fatal injuries और even death। अगर इनमें से कोई भी चीज़ सही नहीं होती है, या आपके पास ट्रेनिंग नहीं है, या आपने प्लानिंग नहीं किया, कोई भी चीज़ गलत चली जाती है अगर, तो बहुत ही ज़्यादा जानलेवा एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं और मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इवेल्युएट द इनअप्रोप्रिएट रीजन फॉर द फीलिंग ऑफ एक्सिलरेशन ऑन रीचिंग अ समिट दैट द माउंटेन क्लाइंबर एक्सपीरियंस। वो कह रहा है, इसने 4 ऑप्शन दिए नीचे। ठीक है, उन ऑप्शंस में से कौन सा गलत रीजन है पर्वत की चोटी पर चढ़कर वो अद्भुत नज़ारे को एक्सपीरियंस करने का, कौन सा रीजन सही नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, चलो। पहला रीजन है अचीवमेंट ऑफ अ सीमिंगली इम्पॉसिबल फीट। मान लो कि बहुत ही नामुमकिन सी लगने वाली चीज को आपने हासिल कर लिया, क्या सिर्फ इसलिए जाते हैं माउंटेन क्लाइंबिंग करने। दूसरा, स्पेक्टेक्युलर पैनोरामिक व्यू, क्या पर्वतों के ऊपर चढ़कर पूरी प्रकृति का नजारा लेने के लिए जाते हैं सिर्फ। क्या एप्लीकेशन ऑफ द इनकैलकुलेटेड सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, क्या आपने जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट मतलब कि मुश्किल परिस्थितियों में जिंदा रहने के जो तरीके सीखे हैं, क्या आप उसको टेस्ट करने के लिए जाते हैं माउंटेन क्लाइंबिंग करने के लिए। नहीं, इन तीनों में से आप नहीं करते हैं। आंसर क्या है, अपॉर्चुनिटी टू यूज सोफिस्टिकेटेड माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट्स। रीजन क्या है, फीलिंग के लिए। आप कब उसको फील कर सकते हैं प्रॉपरली, जब आपके पास अपॉर्चुनिटी हो, आपके पास सोफिस्टिकेटेड पर्वत पर पर्वतारोहण करने वाले इक्विपमेंट्स हैं, आपके पास टूल्स हैं, हथियार हैं, चीज़ें हैं जिससे आप इस्तेमाल हो सकती हैं वो, और आपके पास वो चीज़ें हैं और आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं सही तरीके से विद प्रॉपर ट्रेनिंग, तभी ये सही रीज़न होगा कि आप पर्वतारोहण करें और उस एक्सपीरियंस को लें। ठीक है, चलिए, ये आपका एक पैराग्राफ खत्म हो गया और उसके क्वेश्चंस आपके खत्म हो गए, फिनिश हो गए हैं। अब आपका रीडिंग स्किल्स वाले में ही ये सेकंड पैराग्राफ है। अब इस सेकंड पैराग्राफ के भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, इन्हें पढ़ेंगे, इनके क्वेश्चंस होंगे और इनके आंसर करेंगे हम। चलिए, ये वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं। द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया इज अ मेल्टिंग पॉट ऑफ वेरिगेटेड कल्चर, मोज़ेक ऑफ पीपल एंड रेसेस एंड एथनिक टेपेस्ट्री ऑफ मेनी ह्यूज एंड शेड्स। उसका कहने का मतलब ये है कि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट भाग है इंडिया का, वो एक तरह से समझ लीजिए एक पेंटिंग है जिस पर बहुत सारे कलर्स हैं, बहुत सारे शेड्स हैं। यानी कि वहाँ पर बहुत सारी प्रजातियाँ, बहुत सारे जाति प्रजाति पाई जाती हैं, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, बहुत सारे रेसेस पाई जाती हैं, कई तरह के पीढ़ियाँ हैं, तो बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण है वहाँ। ठीक है, येट दीज स्टेट्स आर लेसर एक्सप्लोर्ड एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। लेकिन फिर भी इंडिया के बाकी जगहों के मुकाबले में नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट है उसको सबसे कम एक्सप्लोर किया जाता है, यानी कि वहाँ पर टूरिस्ट सबसे कम आते हैं। द न्यू जनरेशन ऑफ ट्रैवलर्स हु आर मनी रिच एंड टाइम पुअर, मतलब कि जो नई जनरेशन है यात्रियों की, जो क्या है, मनी रिच एंड टाइम पुअर, मतलब कि उनके पास पैसा बहुत है और टाइम कम है। आर इंक्रीजिंगली लुकिंग फॉर यूनिक एक्सपीरियंसेस, वो क्या कर रहे हैं, वो इस तरह से उनकी जो इच्छा है वो बढ़ती जा रही है। वो क्या चाहते हैं कि वो यूनिक एक्सपीरियंसेस लेना चाहते हैं। अ फिनोमिना बीइंग कॉल्ड द इमर्जेंस ऑफ द एक्सपीरियंस इकोनॉमी, यानी कि इस तरह से एक्सपीरियंस लें कि उनको यूनिक एक्सपीरियंस भी मिल जाए और इकोनॉमिकली भी उनको कोई नुकसान भी ना हो। ठीक है, फॉर दिस न्यू एंड ग्रोइंग ब्रीड ऑफ टूरिस्ट, इस तरह के यात्रियों की संख्या बढ़ने से द नॉर्थ ईस्ट विद इट्स वैरायटी एंड यूनिकनेस होल्ड्स इमेंस अट्रैक्शन। इस वजह से क्या हुआ है कि नॉर्थ ईस्ट की जो एरिया है, नॉर्थ ईस्ट का जो भाग है, उसने अपनी यूनिकनेस को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया है, बढ़ा दिया है, अट्रैक्टिवनेस जो है वो बढ़ गई है उसकी। अ स्टडी कंडक्टेड इन 2020 बाय डॉक्टर शरद भूटिया, डॉक्टर शरद भूटिया ने एक स्टडी कंडक्ट की है 2020 में। रिवील्ड, उसने क्या बताया है हमें, दैट द फॉरेन टूरिस्ट अराइवल इन द नॉर्थ ईस्ट, जो बाहर के जो लोग हैं जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आ रहे हैं, इंक्रीज्ड फ्रॉम 37,380 पर्सन्स इन 2005 टू 1,18,552 इन 2014। यानी कि जो उस स्टडी ने ये बताया कि 2005 में जितने 37,380 लोग जो फॉरेन टूरिस्ट थे वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आए थे, वो बढ़कर
2014 में 1,18,552 हो गए। The overall growth rate of tourists, both domestic and foreign, in the Northeast was as high as 26.44% during 2005-6। यानी कि वो कह रहा है कि ओवरऑल अगर ग्रोथ रेट देखी जाए कि मतलब हमारे देश के लोग भी एज अ टूरिस्ट वहाँ और नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हैं और फॉरेनर भी वहाँ नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हैं, उसकी जो ट्रैवलिंग की जो है, टूरिज्म की जो रेट है वो 2005-6 में 26.44% तक बढ़ गई थी। A high and positive growth of 12.53% was registered in foreign tourist visit to northeast states of India during 2012 from 2011। वो कह रहा है कि बहुत ही ज़्यादा बढ़त 12.53% की जो बढ़त देखी गई 2011-12 में। किसकी बढ़त? जो फॉरेन टूरिस्ट जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आए देखने के लिए। विच फर्दर रोज टू रजिस्टर अ ग्रोथ ऑफ 27.93% ड्यूरिंग 2013 फ्रॉम 2012, जो कि और भी ज्यादा बढ़ गई। कितनी? 27.93% हो गई 2012-13 में। फॉरेन टूरिस्ट अराइवल इन नॉर्थ ईस्ट विटनेस्ड अ ग्रोथ इन ऑफ 39.77% ड्यूरिंग 2014 फ्रॉम 2013। उसके भी आगे जब हम 13-14 में पहुंचे तो नॉर्थ ईस्ट में टूरिस्ट की जो बढ़त थी वो कितनी देखी गई? 39.77%, अकॉर्डिंग टू डाटा प्रोवाइडेड फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये डाटा कहाँ से लिया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डाटा सर्वे में बताया है हमें। द स्टडी recommendations for tourism planners including the need of concentrate on same key areas like enhancement of tourist facilities, tourism financing, focus on community involvement and others for the formulation of a sustainable tourism strategy in the northeast states of India। अब इस स्टडी से क्या हुआ? इस स्टडी ने रेकमेंड किया, इस स्टडी ने आगे इस बात को जोर दिया कि टूरिज्म प्लानर्स जो हैं वो कुछ चीज़ों पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें, सेम की के साथ साथ कुछ चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट करें, जैसे कि टूरिस्ट की फैसिलिटीज़ को बढ़ाया जाए। फैसिलिटीज़ का मतलब क्या हुआ? टूरिस्ट को फैसिलिटी कैसे चाहिए होती है? मान लीजिए कि वो कहीं गया तो उसे रहने की जगह मिले, उसे प्रॉपर खाने की जगह मिले, उसे प्रॉपर आने जाने की जगह मिले, है ना। फोकस ऑन कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, यानी कि वहाँ पर और लोग भी हों जिसके साथ वो घुल मिल सके, वहाँ पर उन लोगों से इंटरेक्ट कर सके, जुड़ सके। अदर्स फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म स्ट्रैटेजी, इसी तरह की टूरिज्म स्ट्रैटेजी को, सस्टेनेबल टूरिज्म स्ट्रैटेजी बनाए रखने की ज़रूरत है। कहाँ के लिए? नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया के लिए। ठीक है, ये आपका पैराग्राफ हो गया नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया के टूरिज्म के रिगार्डिंग। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। चलो, इसका आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, इन्फर वन रीजन फॉर द फॉलोइंग बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन इन पैराग्राफ 1। द रेट ऑफ टूरिज्म इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया पजल्स टूरिज्म ऑफिशियल्स। वो कह रहा है, लाइन जो कह रही है वो ये कह रही है कि जो नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया है, मतलब कि इंडिया का जो उत्तर पूर्वी भाग है, उसका जो टूरिज्म है वो टूरिज्म ऑफिशियल्स को पजल कर देता है, मतलब कि उन्हें कंफ्यूज कर देता है। इसका कारण क्या है? वो कह रहा है रीजन बताओ। रीजन क्या हो सकता है? रीजन यही है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पैराग्राफ 1 में से कह रहा है ना वो, ये देखो, ये रहा। रीजन क्या हो सकता है? रीजन यही हो सकता है कि क्यों टूरिज्म ऑफिसर्स को कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इंडिया के बाकी की जगहों पर, बाकी के क्षेत्रों में टूरिस्ट जो हैं वो ज़्यादा आते हैं बजाय कि नॉर्थ ईस्ट पार्ट के। देखो, दिस इज सो बिकॉज द स्टेट्स आर लेसर एक्सप्लोर्ड एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री इन स्पाइट ऑफ हैविंग लॉट्स टू ऑफर। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर टूरिस्ट जो है वो अट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन फिर भी इसकी बजाय इंडिया के बाकी सारे जगहों को ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब वो कह रहा है कि इस जहां पर ये जो फिल इन द ब्लैंक्स 2 दिए गए हैं आपको, इन ऑप्शंस में से ढूंढकर इन दोनों फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। चलो पढ़ लेते हैं पहले। पैराग्राफ 1 में से हमें बताना है, वी कैन इन्फर दैट, हम ये बात पता लगा सकते हैं, कह सकते हैं, दैट द डैश एंड डैश ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एड अट्रैक्टिंग द मनी रिच एंड टाइम पुअर टूरिस्ट। नॉर्थ ईस्ट पार्ट की ऐसी कौन सी 2 विशेषताएं हैं जो मनी रिच एंड टाइम पुअर टूरिस्ट जो हैं, इस तरह के जो टूरिस्ट हैं उनको अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ बुला रही है। डिस्टिंक्टिवनेस, अलग होने की जो खूबी है वो। कन्वेंशनैलिटी, यानी कि जो पारंपरिक तरीका वहाँ चलता आ रहा है। डाइवर्सिटी, विविधता है वहाँ। यूनिफॉर्मिटी, एक जैसा है सब कुछ वहाँ पर। और मॉडर्निटी, वहाँ पर वो जो चीज़ है, मॉडर्नाइजेशन फैल गया है, यानी कि आधुनिकता आ गई है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें से बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि फर्स्ट एंड 3। यहाँ पर आएगा आपका डिस्टिंक्टिवनेस एंड डाइवर्सिटी। वहाँ पर एक तो यूनिकनेस है, एक बिल्कुल अलग होने की जो उसकी प्रतिभा है वो, और उसकी जो डाइवर्सिटी है, यानी कि उसकी विविधता है। यहाँ पर बहुत तरह के लोग पाए जाते हैं, बहुत तरह की रेसेस पाई जाती हैं, पीढ़ियाँ पाई जाती हैं, है ना। तो ये सब जो है इसमें यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में आपके आ जाएगा। चलिए
ऑप्शन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कंप्लीट द फॉलोइंग एनोलॉजी करेक्टली विद अ वर्ड फ्रेज फ्रॉम पैराग्राफ 1। वो कह रहा है कि पैराग्राफ 1 में से आपको एक ऐसा शब्द उठाना है जो इस एनोलॉजी को पूरा कर सके। ठीक है, एनोलॉजी में उसने क्या दिया था, अरोमा इज टू कुकिंग एंड डैश इज टू पेंटिंग, यानी कि जिस तरह से कुकिंग का जो है अरोमा इंटीग्रल उससे बह रहा होता है। अरोमा क्या होता है कि कुकिंग आता है कब खाने की खुशबू आती है ना, तो अरोमा है वो फैल जाता है, आपको पता चल जाता है वाह वही खुशबू आ रही है ना। तो इस तरह कुकिंग से जो अरोमा जुड़ा हुआ है, उसी तरह पेंटिंग से क्या जुड़ा हुआ है, ह्यूज एंड शेड्स, यानी कि उसके जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स और शेड्स होते हैं वो पेंटिंग से जुड़े हुए होते हैं। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। वो कह रहा है कि ये 4 ऑप्शन उसने नीचे दिए हुए हैं, उसमें से आपको इस लाइन को पढ़कर उसकी फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। आपकी लाइन क्या है, ट्रैवलर्स एडवोकेटिंग द एक्सपीरियंस इकोनॉमी सीक अ हॉलीडे पैकेज विद डैश। पैराग्राफ 1 में से हमें निकालना है कि जो इकोनॉमिकल एक्सपीरियंस इकोनॉमी यानी कि कम पैसों में जो ज़्यादा अच्छे से और यूनिकनेस के साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, टूरिज्म का मज़ा लेना चाहते हैं, वो क्या देखते हैं, बेसिकली किस चीज़ की उम्मीद रखते हैं। ठीक है, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, अ होलसम एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस इकोनॉमी का मतलब ये है कि होलसम एक्सपीरियंस विद इन द बजट दे हैव प्लान फॉर, मतलब कि जितने बजट में उन्होंने सोचा है उतने ही बजट में उन्हें पूरा अद्भुत एक्सपीरियंस जो है वो टूरिज्म का उस जगह का वो है वो मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है कि सिलेक्ट द चार्ट दैट अप्रोप्रिएटली रिप्रेजेंट द ट्रेंड ऑफ फॉरेन टूरिस्ट ट्रेवल्स इन द नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम 2011 टू 2014 एज पर पैराग्राफ 2। यानी कि देखो इसने कई तरह का चार तरह का ग्राफ दिया है, सॉरी 4 तरह का ग्राफ है। देखो इसमें बढ़ रहा है, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर और बढ़ गया। यहाँ पर कंसिस्टेंट है, ठीक है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर क्या है, बढ़ा और फिर उतना ही रह गया। यहाँ पर क्या है कि बढ़ा और फिर इस तरह से, मतलब कि कंसिस्टेंट रहा इतने साल तक, फिर बढ़ता चला गया। तो ऑप्शन नंबर, अब देखो पैराग्राफ 2 में उसने हमें 2011 से 14 के बीच में क्या बताया था, ये है ना। देखो 11 से 14 के बीच में क्या बताया कि जो टूरिज्म ग्रोथ था वो पहले 12.53% बढ़ा, फिर 27.93% बढ़ा, फिर 39.73% बढ़ा, मतलब कि कंसिस्टेंटली बढ़ता ही जा रहा है ना, यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। तो यहाँ पर यूनिफॉर्मली बढ़ने वाला कौन सा है आपका ग्राफ, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ये जो है कंसिस्टेंट ग्रोथ जो है ये होती जा रही है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 वो सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। ये कह रहा है कि आपको ऑप्शंस में से चूज करके उसका करेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। किस में भरना है, द स्टडी ऑफ टूरिस्ट ट्रैवल स्टैटिस्टिक्स इन द नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम 2005 टू 2014 शोड डैश रिजल्ट्स। वो कह रहा है कि जो टूरिज्म और ट्रैवल के बारे में 2005 से लेकर 2014 की जो स्टडी की गई नॉर्थ ईस्ट भाग को लेकर, इंडिया के उत्तर पूर्वी भाग को लेकर, उसमें हमें कैसे रिजल्ट्स दिखाई दिए। एक्सपेक्टेड, क्या हमें उम्मीद थी पहले से। एनकरेजिंग, यानी कि हमें एक तरह से प्रेरणा मिली कि बढ़ता जा रहा है वो चीज़। इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट का मतलब जो होता है जो घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। क्वेश्चनेबल का मतलब ये है कि हम अभी डाउट में। तो हमारे पास क्या है, एंकरेजिंग। यहाँ हमने देखा ना कंसिस्टेंटली बढ़ता ही जा रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, एंकरेजिंग, यानी कि हमें इस बात से प्रेरणा मिलती है कि जो ट्रैवल टूरिज्म है नॉर्थ ईस्ट में वो बढ़ता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सब्स्टिट्यूट द वर्ड विटनेस्ड विद वन वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम पैराग्राफ 2। आपको ये देखिए यहाँ लिखा है ना, फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स इन द नॉर्थ ईस्ट विटनेस्ड ग्रोथ ऑफ। इस विटनेस्ड का आपको पैराग्राफ 2 में से ढूंढना है और एक वर्ड जो है वो इसके सिमिलर में चुनना है। ये पैराग्राफ 2 में से लाइन उठाई गई है ना, इसके सिमिलरली आपको एक वर्ड चुनना है। तो आप इसमें विटनेस की जगह क्या लिख सकते हैं, रिकॉर्डेड। इस बात को देखा गया, इस बात को रिकॉर्ड किया गया, इस बात को दर्ज किया गया कि जो नॉर्थ ईस्ट एरिया जो है, नॉर्थ ईस्ट भाग जो है इंडिया का, उसमें टूरिज्म जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, लिस्ट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ टूरिस्ट फैसिलिटीज एज रेफर्ड टू इन पैराग्राफ 3। वो कह रहा है कि पैराग्राफ 3 जो था, यहाँ पर जहाँ इसने टूरिस्ट फैसिलिटी की बात की थी, देखो ये ना टूरिज्म फैसिलिटीज देनी चाहिए, टूरिज्म फैसिलिटीज का वो हम बताना चाहिए। वो कह रहा है कि ऐसी 2 फैसिलिटीज हमें बताओ कि कौन सी टूरिस्ट फैसिलिटीज की बात हो रही है। तो हमने जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि पहली फैसिलिटी तो होती है कि भाई कोई आया है घूमने के लिए तो वो रहेगा कहाँ, उसकी अकोमोडेशन फैसिलिटी हो गई कि हॉस्टल में रहे, इन होती हैं, सराय होती हैं छोटी छोटी, वहाँ रह ले, पार्क घूमने के लिए मिल जाए, म्यूजियम्स मिल जाए घूमने के लिए, शॉपिंग आउटलेट्स जहाँ वो शॉपिंग कर सके। ठीक है, दूसरी सबसे बेसिक फैसिलिटी क्या हो गई, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, यानी कि नॉर्थ ईस्ट पार्ट में ही अगर उसे एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वहाँ पर प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट हो, बस हो,
साइट सीइंग बसेज होती हैं, जैसे आपको चार्ज में आपको पैकेज में मिल जाती हैं कि भाई पूरा नज़ारा दिखाएंगे या पूरा जगह आपको घुमा देंगे, है ना। पासेस हो गए, पासेस मिल जाएं आपको। कार हायरिंग सर्विस होनी चाहिए कि अगर आपको खुद ही ट्रैवल करना है तो आप एक जगह से कार जो है किराए पे ले सकते हैं, हायर कर सकते हैं, और वहाँ से आप खुद ही अपना टूरिज्म अपना आगे टूर कर सकते हैं उसका। क्वेश्चन नंबर 9 है, लिस्ट वन रीजन वाई द रिसर्चर्स रिकमेंड दैट द फॉर्मुलेशन ऑफ अ टूरिज्म स्ट्रेटेजी इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया बी सस्टेनेबल। वो कह रहा है एक ऐसा कारण बताओ कि रिसर्चर्स ऐसा क्यों कहते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट के जो भागों में वो टूरिज्म का जो ग्रोथ चल रहा है वो सस्टेन रहना चाहिए, मतलब कि वैसा ही बने रहना चाहिए। किस लिए? किस लिए है? आंसर है इसका टू एंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। यानी कि इस सस्टेनेबल कैसे बनी रह सकती है, बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस चीज़ को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। जो नॉर्थ ईस्ट भाग में जो उसकी हेरिटेज है, जो उसका कल्चर है, ठीक है, जो हमारा पुरातत्व है, जो हमारी पुरानी धरोहर है, उसे हम प्रोटेक्ट करें, उसे हम बना के रखें, ताकि वहाँ पर टूरिज्म बढ़ता रहे, इसी तरह लोग आते रहें और कंसिस्टेंट ग्रोथ जो है वो मिलती रहे। ठीक है, चलिए आपका ऑप्शन नंबर 10 है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट टाइटल्स पैराग्राफ 1 to 3 अप्रोप्रिएटली विद रेफरेंस टू इन्फॉर्मेशन इन द टेक्स्ट। वो कह रहा है कि यहाँ पर उसने आपको 3 पैराग्राफ दिए थे, ठीक है। वो कह रहा है इन तीनों पैराग्राफ्स की एक सेपरेट हेडिंग बता दो मुझे। तीनों पैराग्राफ्स को अगर हेडिंग देनी हो, देखो पहले वाले में उसने नॉर्थ ईस्ट के बारे में बताया, ठीक है, वहां पर टूरिज्म कैसा है कैसा नहीं है। दूसरे पैराग्राफ में उसने डाटा बता दिया कि एक स्टडी में जो सर्वे हुआ था उसमें क्या क्या स्टडी में आया और कितना % का ग्रोथ था, कितना % का आगे हमें एंकरेजमेंट मिला, है ना। और थर्ड में उसने बताया कि क्या क्या रिकमेंडेशन होनी चाहिए। अब इस ऑप्शंस में से ऐसे अप्रोप्रिएट जो है वो हेडिंग वो ढूंढनी है। तो पहले पैराग्राफ को हम क्या हेड देने हैं, विंड्स ऑफ चेंज, किस तरह से चेंज आ गए हैं टूरिज्म में, है ना, टूरिस्ट किस प्रकार से चेंज हो गए हैं। अब मनी रिच टाइम पुअर वाले टूरिस्ट हो गए हैं चेंज, नई जनरेशन के टूरिस्ट आ गए हैं। सेकंड में क्या है, नंबर्स डोंट लाई, ये हम कह सकते हैं नंबर्स डोंट लाई। क्यों? क्योंकि एक स्टडी के बेसिस पर वो सारे डाटा इकट्ठा किया गया है, तो जो डाटा तो झूठ नहीं बोलेगा। तो डाटा हमें क्या बता रहा है कि वहां पर टूरिज्म जो है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और तीसरा हम दे सकते हैं टाइम फॉर एक्शन, यानी कि और भी इस टूरिज्म को बढ़ाने के लिए टूरिस्ट फैसिलिटीज और जिस तरह के अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, है ना, वो टूरिस्ट को आराम देने के लिए और टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए और क्या क्या हम वहां पर कर सकते हैं, इसको हमें सोचे जाने की जरूरत है। तो हम टाइम फॉर एक्शन इसको हेडिंग दे सकते हैं, ठीक है। चलिए ये आपका सेक्शन नंबर 1 खत्म हो गया है। अब हम आते हैं अपना सेक्शन नंबर बी। सेक्शन बी है आपका ग्रामर, ये टोटल आपका ग्रामर के बेस पे क्वेश्चन है, सेक्शन है आपका, इसको इसी तरह पढ़ते हैं। चलो इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं। अटेम्प्ट एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहले उसने यहाँ ऊपर हेडिंग दे दिया आपको कि जितने भी उसने आपको क्वेश्चन दिए हैं उसमें से आपको केवल 10 करने हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, जहां पर भी ऐसी डायरेक्शन हो वहां पर आपको उसी अकॉर्डिंग आंसर्स देने। चलो पहला क्वेश्चन क्या रहा है वो, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट एन ऑनलाइन अपडेट। एक ऑनलाइन अपडेट आई, उसमें उसने एक फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया, आपको ऑप्शन में से चुन के वो ब्लैंक भरना है। द क्लाइमेट कंट्रोल कमेंट बाय एन एक्टिविस्ट डैश ऑन सोशल मीडिया येस्टरडे। एक क्लाइमेट कंट्रोल कमेंट आया, एक एक्टिविस्ट ने क्लाइमेट कंट्रोल पर एक कमेंट किया, जिसने क्या किया, सोशल मीडिया पर डैश हुआ, कब, कल, पास्ट की बात हुई। तो ब्लो अप नहीं आ सकता, ये फर्स्ट फॉर्म है, नहीं आएगा। ब्लू अप, इसका आंसर क्या होगा सही, ब्लू अप। सेकंड फॉर्म आएगी आपकी, ठीक है। इज ब्लोन नहीं हो सकता क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, पहले तो विल बी ब्लोन नहीं होगा ऑब्वियसली, है ना, पास्ट की बात हो रही है, तो हम सीधा सीधा ऑप्शन नंबर 2 लगाएंगे, इज ब्लू अप। द क्लाइमेट कंट्रोल कमेंट बाय एन एक्टिविस्ट ब्लू अप ऑन सोशल मीडिया येस्टरडे। क्वेश्चन नंबर 2 है, रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन अ डॉक्टर एंड अ पेशेंट। एक डॉक्टर और पेशेंट के बीच में बातचीत हो रही है, इसे पढ़ो, ठीक है। और कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग द पेशेंट्स रिप्लाई करेक्टली। उसके बाद क्या करो कि कंप्लीट सेंटेंस को कंप्लीट कर दो आगे। हम उन्होंने सेंटेंस में ब्लैंक दिया हुआ है, आपको कंप्लीट करना है। चलो कन्वर्सेशन पढ़ते हैं। डॉक्टर, डू यू फील डाउन फ्रॉम टाइम टू टाइम मिस्टर गोपालन। क्या आपको कभी कभी तबीयत अपनी डाउन लगती है, मतलब आपको कम, आपको ऐसा एहसास होता है कि मतलब कि आप डाउन फील कर रहे हैं, बीमार फील कर रहे हैं मिस्टर गोपालन। पेशेंट, यस आई डू नॉट स्टे इन अ गुड मूड। यस मैं अच्छे मूड में आजकल नहीं रह पा रहा हूँ। अब इसको उसने क्या किया, रिपोर्टेड स्पीच में चेंज कर दिया। कैसे, द डॉक्टर वाइल ट्राइंग टू फिगर आउट हिज पेशेंट्स एलिमेंट। डॉक्टर जो था जब अपने पेशेंट की बीमारी का पता लगाने की कोशिश कर रहा था, उसने उससे पूछा, आस्क्ड अबाउट हिज वेलबींग, उसने उसका हालचाल पूछा। टू विच, जिसके आंसर में द पेशेंट अफर्म्ड,
पेशेंट ने इस बात को कंफर्म किया दैट ही डज नॉट स्टे इन अ गुड मूड, कि वो अच्छे मूड में आजकल नहीं रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। सेम आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया, ऑप्शन दिया, आपको क्लियर करना है। द एडवर्टाइजमेंट रेड, एडवर्टाइजमेंट कहती है इफ यू स्मोक स्टेटिस्टिकली योर स्टोरी डैश एंड 15% बिफोर इट शुड। एडवर्टाइजमेंट कहती है कि अगर आप स्मोक करते हैं, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्टेटिस्टिकली आंकड़ों के हिसाब से आपकी कहानी यानी कि आपका जीवन जो है वो 15% पहले खत्म हो जाएगा जब वो होना चाहिए। यानी कि आपकी जो मृत्यु की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, वो 15% बढ़ जाती है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, ये कि 15% पहले। पर इसकी जगह आएगा क्या? मस्ट आएगा। योर स्टोरी मस्ट एंड, वो मस्ट नहीं कह सकता क्योंकि वो इस बात को इंश्योर नहीं कर सकता। शुड नहीं कह सकता, विल कह सकता है क्योंकि वो आपको इस बात को इंश्योर कर रहा है कि ऐसा होगा, अगर आप कंटिन्यूसली करते रहेंगे तो ऐसा होगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, चलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, विल। अगले में वो कहता है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर एंड सप्लाइज द करेक्टनेस फॉर द फॉलोइंग लाइन फ्रॉम द न्यूज रिपोर्ट। वो कह रहा है एक न्यूज रिपोर्ट में एक लाइन आई, उस लाइन में कहीं ना कहीं एक एरर है, उस एरर को आपको पकड़ना है, उसको बताना है और उसको करेक्ट करना है। चलो, वो कह रहा है कि लास्ट वीक अ चाइल्ड वॉज नॉट अलाउड टू बोर्ड द प्लेन एट रांची एयरपोर्ट। अब इसमें कहाँ गलती है? क्या चाइल्ड में गलती है? चाइल्ड की जगह चिल्ड्रन आना चाहिए था? नहीं, चाइल्ड ही आना चाहिए था। एक ही बच्चे की बात हो रही है, अ चाइल्ड है तो चाइल्ड ही आएगा। लास्ट प्रीवियस यानी कि लास्ट वीक, प्रीवियस वीक नहीं होता है, लास्ट वीक ही होता है, ये भी सही है। द की जगह आना चाहिए अ। कहाँ? लास्ट वीक अ चाइल्ड, यहाँ पर नहीं। लास्ट वीक अ चाइल्ड वॉज नॉट अलाउड टू बोर्ड द प्लेन की जगह आएगा क्या? अ प्लेन। कौन से प्लेन की बात हो रही है हमें तो नहीं पता, तो हम द प्लेन नहीं लगा सकते, तो हम क्या लिखेंगे? अ प्लेन। तो एरर क्या है? द की जगह आपका आएगा अ प्लेन। ऑप्शन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है कंप्लीट द गिवन नैरेटिव बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। वो कह रहा है कि पूरे नैरेटिव को पढ़ो और उसमें जहां एक जगह फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, वो नीचे ऑप्शन दिए हैं, उसको पढ़ो और उसकी जगह एक आपको ब्लैंक को भर देना है। एज आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द डॉक, जब मैं किनारे पर खड़ा था। लुकिंग आउट एट द लेक फॉर द लास्ट टाइम, जब मैं झील में आखिरी बार देख रहा था। अ फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस, एक खालीपन की जो भावना थी। डैश ओवर मी लाइक डार्कनेस, वो अंधेरे की तरह मेरे ऊपर फैल गई। आंसर क्या आएगा इसमें? विल वॉश, हैड वॉश्ड, विल हैव वॉश्ड या वॉश्ड? इसमें सिंपली आपका आएगा वॉश्ड। द फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस वॉश्ड ओवर मी लाइक डार्कनेस। क्वेश्चन नंबर 6 है फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड इन द ब्रैकेट फॉर द गिवन पोर्शन ऑफ अ लेटर। एक लेटर का एक पोर्शन दे दिया, उसमें उसने आपको ब्रैकेट में जगह दे दी और एक ब्लैंक दे दिया है, उसकी आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। सब्जेक्ट है रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल। Dear sir, this is so respectfully submit that I dash approval for organizing a tree plantation drive to be undertaken by the club। वो कह रहा है कि मुझे आप परमिशन दीजिए कि मैं एक ट्री प्लांटेशन ड्राइव जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकूं अपने क्लब द्वारा। अब वो सिर्फ परमिशन मांग रहा है, ठीक है। यहाँ पर सिंपली आई के साथ आप सीक ही लगाएंगे। सीक है, इसका सीक आएगा। आई एम सीक नहीं आएगा, आई विल सीक नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, सिर्फ आपका सिंपली सीक आएगा। आई सीक अप्रूवल, मैं अप्रूवल चाहता हूँ, देखता हूँ, आप उम्मीद कर रहा हूं फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ ट्री प्लांटेशन ड्राइव टू बी अंडरटेकन बाय द क्लब। क्वेश्चन नंबर 7 रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन अ ग्रैंडसन एंड ग्रैंडफादर बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। इसमें भी आपको कन्वर्सेशन दी हुई है, बातचीत दी हुई है, आपको जो ब्लैंक सेंटेंस है उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। ग्रैंडसन कहता है ग्रैंडपा हु आर योर सुपर हीरोज। जो पोता है वो दादा से पूछता है कि आपके सुपर हीरोज कौन है। ग्रैंडपा कहते हैं एनीवन हु शो काइंडनेस एंड कंपैशन टू अदर्स। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के प्रति दयालुता दिखाता है और प्रेम की भावना दिखाता है, वो मेरे लिए सुपर हीरो है। अब इसको उसने रिपोर्टेड स्पीच में किया। इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन अबाउट हिज सुपर हीरोज के बारे में पूछे जाने वाले क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में ग्रैंडफादर ने कहा दैट इट इज एनीवन हु शो काइंडनेस एंड कंपैशन टू अदर्स। यहाँ पर आप क्या लगा देंगे? एडिशन में इट इज लगा देंगे और सेंटेंस लिख देंगे इट इज एनीवन हु शोज काइंडनेस एंड कंपैशन टू अदर्स, वही उसके सुपर हीरोज हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस फ्रॉम अ स्कूल मैगजीन एंड रिपोर्ट एंड सप्लाई द करेक्शन। ऊपर वाले में उसने आपको सारी एरर बता रखी थी, उसमें से आपको बतानी थी कि एक्चुअल एरर कौन सी है। यहाँ पर आपको उसने एरर नहीं दी है, उसने आपको सिर्फ एक सेंटेंस दिया है, उसमें एरर आपको खुद ढूंढनी है और आपको करेक्ट उसकी जगह जो वर्ड आएगा वो बताना है। चलिए हम लाइन पढ़ें। इन ऑर्डर टू बैलेंसिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ द ईगल्स एंड द हॉक्स द स्टूडेंट काउंसिल सजेस्टेड अ रीमैच बिटवीन द टीम्स।
वो कह रहा है कि ईगल्स एंड हॉक्स ये दो टीम्स हैं, इनके सेंटिमेंट्स को, इनकी भावनाओं को बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए स्टूडेंट काउंसिल ने कहा कि इन दोनों टीम्स के बीच में एक रीमैच करा दिया जाए। लेकिन इसमें गलती कहाँ है? इन ऑर्डर टू बैलेंसिंग द सेंटिमेंट्स नहीं आएगा, इन ऑर्डर टू बैलेंस द सेंटिमेंट्स होता है। तो आपकी एरर क्या है इसमें? बैलेंसिंग, और उसकी जगह करेक्शन क्या आएगी? बैलेंस। तो आप इसको लिख देंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, सुनील शेयर सम इन्फॉर्मेशन विद तारिक अबाउट अ हॉलीडे एट सी, रिपोर्ट तारिक क्वेश्चन। वो कह रहा है कि सुनील ने कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की तारिक से, एक हॉलीडे जो वो समुद्र के पास मनाने वाला है। अब वो कह रहा है कि तारिक ने उससे कैसे क्वेश्चन पूछा, उसको आप रिपोर्टेड स्पीच में लिखो। अब क्वेश्चन उसका क्या था? डिड यू एंजॉय ट्रैवलिंग बाय सी, क्या तुमने समुद्र के पास ट्रैवल करना एंजॉय किया? ठीक है, अब इसको हमें रिपोर्टेड स्पीच में पूछना है। तारिक आस्क सुनील, इफ भी लगा सकते हो, आप वेदर भी लगा सकते हो। तारिक आस्क सुनील इफ ही हैड एंजॉयड ट्रैवलिंग बाय द सी, तारिक ने सुनील से पूछा कि क्या उसने समुद्र के पास ट्रैवल करने को एंजॉय किया। क्वेश्चन नंबर 10, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द स्लोगन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड वेलफेयर। यहाँ उसने आपको एक स्लोगन दे दिया, लेकिन उसने एक जगह ब्लैंक दे दिया है, आपको ऑप्शन में से चुनना है और ब्लैंक बताना है। डैश वी अफोर्ड टू नेग्लेक्ट चिल्ड्रन, थिंक ट्वाइस, क्या हम बच्चों को नजरअंदाज करना अफोर्ड कर सकते हैं? क्या हमें ऐसा करना चाहिए? थिंक ट्वाइस, 2 बार सोचिए, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हम हमेशा पूछेंगे क्या हम ये अफोर्ड कर सकते हैं। सकने के लिए आप क्या लगाते हैं? कैन। विल नहीं लगाते, मे नहीं लगाते, नीड नहीं लगाते, ठीक, आप कैन लगाते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कैन। चलिए, आपके 2 यहाँ पर हमने सेक्शंस कवर कर लिए हैं। इसमें आपके 2 क्वेश्चंस और हैं, अभी 2 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द नरेशन ऑफ द डायलॉग बिटवीन लाथा एंड हर फादर। लाथा और उसकी फादर के बीच में कन्वर्सेशन हुई है, उसमें उसने एक जगह कन्वर्सेशन में उसने ब्लैंक छोड़ दिया है, वो ब्लैंक में उसने ऑप्शन दिए हैं, आपको ढूंढना है और बता देना है। चलिए, उसको पढ़ते हैं पहले। फादर, वाई आस्क सो मेनी क्वेश्चंस लाथा, फादर कहते हैं कि तुम इतने क्वेश्चंस क्यों पूछती हो लाथा। लता, वो कहती है आई बिलीव दैट इफ यू डोंट नो द आंसर कीप आस्किंग टिल यू डू। वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको किसी बारे के बारे में नहीं पता तो आपको पूछते रहना चाहिए जब तक आपको उसका जवाब नहीं मिल जाता। अब इसको उसने रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट कर दिया। फादर आस्क लता द रीजन फॉर द मैनी क्वेश्चंस शी वाज आस्किंग। फादर ने उससे उन सारे क्वेश्चंस के बारे में पूछा जो वो बार बार पूछी जा रही थी। लता ने एक्सप्लेन किया गुड ह्यूमरली, मतलब कि मजाक में उसने बड़े अच्छे से आंसर किया। दैट इन इवेंट ऑफ नॉट नोइंग द आंसर, अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं पता है, वन शुड क्या कीप आस्किंग टिल वन डज। केप्ट आस्किंग नहीं आएगा, कीप आस्किंग टिल वन डू नहीं आएगा, केप्ट ऑन आस्किंग नहीं आएगा, सीधे आएगा आपका कीप आस्किंग। देखो उसने कन्वर्सेशन में ये दिया हुआ ना कीप आस्किंग टिल यू डू, अब यू डू की जगह हम क्या लगाएंगे? वन डज। रिपोर्टेड स्पीच में उसे चेंज कर देंगे, कीप आस्किंग टिल वन डज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आपका लास्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एरर ऑन शॉप्स होर्डिंग एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेल्स ऑफर। वो कह रहा है कि एक बोर्ड लगा हुआ है, किसी शॉपकीपर का बोर्ड लगा हुआ है, इसमें आपको एरर ढूंढनी है और आपको करेक्शन बतानी है। ये है आपका गुमनाम एंड डॉटर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिंदापुर, झारखंड। मासिव डिस्काउंट फॉर ऑल सीनियर सिटीजन वैक्सीनेटेड विद द प्रिकॉशनरी डोज। देखो पहली बात तो ये है कि यहाँ पर सीनियर सिटीजन है तो ऑल नहीं आ सकता, ठीक है, और ऑल सीनियर सिटीजन्स नहीं लगा सकते हैं हम, क्योंकि उसने अपने तरफ से बता दिया, सीनियर सिटीजन लिख दिया। तो करेक्शन कहाँ है? करेक्शन है इसमें, ऑल में। ऑल की जगह आप क्या लिखेंगे? ईच, हर एक सीनियर सिटीजन को डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है, अगर वो सीनियर सिटीजन्स लिखता तो ऑल सही होता, लेकिन उसने अगर सीनियर सिटीजन लिखा है तो यहाँ पर ऑल की जगह क्या आएगा? ईच, हर एक सीनियर सिटीजन को ये डिस्काउंट जो है वो दिया जाएगा प्रिकॉशनरी डोज के द्वारा वैक्सीनेट होने के लिए। ठीक है, चलिए अब आज का ये जो सेक्शन है ये है क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स के रिगार्डिंग। इसमें मतलब आपकी राइटिंग स्किल्स चेक की जाएंगी। इस वाले सेक्शन में आपको विभिन्न लेटर्स वगैरह पैराग्राफ जो है वो लिखने होंगे। तो चलिए आज ये वाला सेक्शन करते हैं। वो कह रहा है कि आपको 2 ऑप्शन दिए हैं उसने, उसमें से आपको कोई एक अटेम्प्ट करना होगा। 2 लेटर्स दिए हैं उसने आपको, मैं आपको दोनों लेटर्स समझाऊंगी, तो आपको उसमें से कोई एक करना है। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन क्या है आपका? यू आर सुनिधि प्रकाश, द वाइस कैप्टन ऑफ ब्रिलियंट विद्यालय बर्रा कानपुर। आप सुनिधि प्रकाश हैं जो ब्रिलियंट विद्यालय बर्रा कानपुर के वाइस कैप्टन हैं।
You have recently noticed several posters around your school premises conveying a hazardous message. आपने अपने स्कूल प्रेमिसेस के आसपास एक एडवर्टाइजमेंट देखी, पोस्टर देखा जो कि बहुत ही गलत मैसेज दे रहा था। क्या? लूज वेट इन जस्ट मंथ, अ वंडर डाइट कम्स टू योर रेस्क्यू, अ प्रिविलेज अवेलेबल फॉर ओनली अ फ्यू। यानी कि ये ऐसा पोस्टर था कि आप एक ही महीने में वजन घटा सकते हैं, आपको ऐसी वंडर डाइट दे दी जाएगी जिससे आप फटाफट जो है आंख बंद करते ही आपका वेट जो है वो कम हो जाएगा। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द DWA इन नॉट मोर देन 120 वर्ड्स। आपको DWA के एडिटर को एक लेटर लिखना है। ड्रॉइंग अटेंशन टुवर्ड्स हार्म कॉज्ड बाय सच एडवर्टाइजिंग, कि इन एडवर्टाइजिंग की वजह से लोगों को कितना नुकसान पहुंच रहा है। प्रपोज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ होलसम लंच मंथ, और आप उसमें एक प्रोग्राम भी प्रपोज करेंगे कि एक होलसम लंच मंथ होना चाहिए स्कूल्स में एज एन आइडिया टू एड्रेस सच प्रैक्टिसेस। इस तरह के मतलब अगर जो अपनी डाइट को हेल्थी रखने के लिए एक इस तरह का आइडिया जो है वो आप दिखाओगे, बताओगे। मेंशन द एडवांटेजेस एंड शेयर सजेशंस टू फॉस्टर हेल्थी ईटिंग रूटीन्स एंड डेवलप पॉजिटिव बॉडी इमेज अमंग यंगस्टर्स। आप साथ में क्या बताएंगे? एडवांटेजेस भी बताएंगे इस चीज़ के, और आप सजेशंस देंगे कि जिसकी वजह से खाने की जो रूटीन्स हैं वो जो है वो हेल्दी रूटीन की तरफ ज़्यादा जा सके, और लोगों के जो यंगस्टर्स हैं उनके बीच में पॉजिटिव बॉडी इमेज को लेकर ये मानसिकता बन सके कि आपकी बॉडी आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन नहीं करती है। ठीक है, तो पॉजिटिव बॉडी इमेज हो, जो कि जैसी भी बॉडी इमेज हो आप उसको स्वीकार करें और उसके साथ खुश रहें। चलिए, लेटर हम कैसे लिखेंगे? पहले हम स्कूल का एड्रेस लिखेंगे, ठीक है, सेंडर का लिखेंगे। उसके बाद फिर हम डेट लिखेंगे। डेट के बाद हम रिसीवर का एड्रेस लिखेंगे, द एडिटर DWA अंजनापुरा कानपुर। सब्जेक्ट लिखेंगे, नीड फॉर प्रमोटिंग हेल्दी ईटिंग रूटीन्स। उसके बाद हम क्या लिख रहे हैं कि नीड फॉर प्रमोटिंग के हेल्दी ईटिंग रूटीन्स जो हैं उसको अपनाए जाने की ज़रूरत क्यों आती है। डियर मैडम, this is with reference to posters bearing the message of crash diet being posted around our school premises। अब पहले हम बताएंगे कि हम किस रेफरेंस में अपना लेटर लिखना चाह रहे हैं, क्यों हमें लेटर लिखने की ज़रूरत पड़ी। उसको बताती है कि मैं उन पोस्टर्स के अकॉर्डिंग, पोस्टर्स के रेफरेंस में आपको ये लेटर लिख रही हूँ जिसमें ये बताया गया है कि क्रैश डाइट आपको कराई जाएगी, और जगह जगह हमारे स्कूल प्रेमिसेस में ये पोस्टर्स लगा दिए गए हैं। सच पोस्टर्स इम्पैक्ट द यंगस्टर्स नेगेटिवली। ये पोस्टर्स की वजह से जो यंगस्टर्स हैं वो नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रहे हैं, उन पर बुरा असर पड़ रहा है, एंड कैन बी हजर्डस फॉर देयर सेल्फ एस्टीम, यानी कि उनके सेल्फ कॉन्फिडेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। I would like to propose the idea of implementing wholesome lunch month। अब आप बताएंगे कि आप उसमें क्या बता रहे हैं, आप अपना आइडिया क्या देना चाहते हैं। तो वो कह रही है कि मैं एक होलसम लंच मंथ का जो है आइडिया है वो प्रपोज करना चाहती हूँ फॉर ऑल स्कूल स्टूडेंट्स टू काउंटर द इम्प्लीकेशंस ऑफ सच मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। तो ये जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट हैं, ये जो नुकसान पहुँचाती हैं एडवर्टाइजमेंट्स, इनको बदलने के लिए इनकी जगह पर होलसम लंच मंथ को अपनाया जा सकता है। दिस इनिशिएटिव इज श्योर टू एनकरेज ऑल स्टूडेंट्स टू ब्रिंग न्यूट्रिशियस एंड हेल्दी लंच डेली। ये इनिशिएटिव क्या करेगा? लंच जो स्टूडेंट्स हैं उनको एनकरेज करेगा कि आप रोज़ अपने लंच में हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड लेकर आएँ, एंड डेवलप हेल्दी ईटिंग रूटीन्स, और खाने का जो आपका रूटीन है उसको और हेल्दी बनाएं। टू इंश्योर दैट, ऐसा करने के लिए दिस प्रोजेक्ट गेन्स स्ट्रेंथ, स्कूल में ऑर्गेनाइज पपेट शोज, स्ट्रीट प्लेज, TED talks like nutritionist or psychologist encompassing the theme to foster healthy eating routines and a positive body image। उसके लिए वो सजेशंस क्या दे रही है कि एक तो ये सजेशन है, आइडिया है कि बच्चे जो हैं अपने लंच में पॉजिटिव और न्यूट्रिशियस खाना लेकर आएँ, हेल्दी खाना लेकर आएँ, और इसको इंश्योर करने के लिए क्या किया जा सकता है। स्कूल को क्या बोल सकते हैं कि स्कूल हमारे पपेट शोज करा सकता है, ठीक है, स्ट्रीट प्लेस करा सकता है, टेड टॉक्स करा सकता है, मतलब कि जितने भी न्यूट्रिशनिस्ट हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं उन लोगों से बात करें, उन बच्चों से बात करें जो कि अपनी बॉडी इमेज को लेकर बड़े परेशान रहते हैं, अपने वेट को लेकर परेशान रहते हैं। उनको ये बताएं कि आपको बॉडी इमेज को लेकर परेशान नहीं होना है, और अपने खाने की जो हैबिट है उनको और ज़्यादा हेल्दी बनाएं वो। I hope that the publishing of my letter in the column of your renowned daily helps spread awareness and promotes a healthy lifestyle among students। तो लास्ट में वो ये कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे इस सजेशन को, मेरे इस लेटर को जो है अपने रिनोन डेली के कॉलम में छापेंगे, जिससे कि क्या होगा कि जागरूकता लोगों के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में फैलेगी, और जो
स्टूडेंट्स हैं वो और ज़्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। लास्ट में आपको योर्स ट्रूली लिख देना है, अपना नाम लिखेंगे, आप वाइस कैप्टन लिखेंगे, ठीक है। और चाहे तो आप स्कूल के स्टूडेंट्स हैं तो आप क्लास भी लिख सकते हैं। ये आपका एक लेटर खत्म हो गया। चलिए दूसरा लेटर आपका है, दूसरे लेटर में वो कह रहा है यू आर जैक स्कारिया, आप जैक स्कारिया हैं, अ रेजिडेंट ऑफ #412 मैग्ना ग्रीन्स अपार्टमेंट, गांधी मार्ग, जौनपुरा, मुंबई। ये आपको एड्रेस दे दिया है उसने, जैक का एड्रेस क्या है वो बता दिया है। 3 students of grade 10 from your residential complex have rescued and rehabilitated a few old beggars from the neighborhood। आपके ही कॉलोनी के 3 बच्चों ने जो 10th क्लास के हैं, उन बच्चों ने क्या किया है, एक कुछ बूढ़े भिखारी थे आपके पड़ोस में, उनको बचाया है और उनको रिहैबिलिटेट किया है, यानी कि उनके रहने की व्यवस्था की, उनके खाने पीने की व्यवस्था की। यू थिंक दैट देयर वर्क डिजर्व अप्रिसिएशन एंड रिकॉग्निशन, आपको ये लगता है कि उनके काम को सराहना मिलनी चाहिए, उनके काम को तारीफ मिलनी चाहिए, सराहा जाना चाहिए। राइट अ लेटर टू द प्रेसिडेंट ऑफ द RWA, आप रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, जो आपकी कॉलोनी की एसोसिएशन है, उसके प्रेसिडेंट को एक लेटर लिख रहे हैं, सीकिंग रिकमेंडेशन फॉर दीज यूथ टू बी नॉमिनेटेड फॉर सर्विंग सिटीजन्स अवार्ड। आप कह रहे हैं कि ये जो 3 बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं 10th क्लास के, इनको आपकी जो सोसाइटी है उसका जो सर्विंग सिटीजन अवार्ड है उसके लिए इन्हें नॉमिनेट किया जाए। सजेस्ट अदर वेज सच एक्ट्स ऑफ काइंडनेस कुड बी रिकॉग्नाइज्ड एंड अवार्डेड इन द फ्यूचर, और आप ये सजेस्ट भी करेंगे कि इस तरह के अगर एक्ट्स आगे भी जाके कोई ऐसा काम करता है, कोई ऐसा भलाई का काम करता है, तो उसको उस तरह से अवार्ड किया जाना चाहिए, रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। तो आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले अपना ही एड्रेस लिखेंगे, जो आपको जैक का एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है, आप इस जैक के एड्रेस को लिखेंगे, उसके बाद डेट लिखेंगे, उसके बाद आप प्रेसिडेंट जो वेलफेयर एसोसिएशन के आपके सोसाइटी के हैं उनका एड्रेस लिख देंगे। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे सीकिंग रिकमेंडेशन फॉर सर्विंग सिटीजन अवार्ड नॉमिनेशंस, यानी कि आप सर्विंग सिटीजन अवार्ड जो है उसके लिए रेकमेंड करना चाहते हैं नाम। तो डियर सर, दिस इज विद रेफरेंस टू द एम्पैथेटिक सोसाइटी डन बाय मिस जिया, मिस अद्वित एंड मास्टर प्रणीत। वो बता रहा है कि मैं आपके ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ किस तरफ, सोशल सर्विस, सामाजिक काम की तरफ, जो किसने किया है, 3 बच्चों ने, जिनका नाम है जिया, अद्वैत और प्रणीत, रेजिडेंट्स ऑफ आवर कॉम्प्लेक्स, यानी कि हमारी सोसाइटी में वो लोग तीनों रहते हैं। क्या किया है उन्होंने, इन रेस्क्यूइंग एंड रिहैबिलिटेटिंग अ फ्यू ओल्ड बेगर्स फ्रॉम आवर नेबरहुड। ये आप लाइन बिल्कुल यहाँ से उठा सकते हो। उन्होंने क्या किया है कि रेस्क्यू किया है और उन्हें दोबारा उनके खाने पीने का, रहने का, बसने का ध्यान रखा है कि वो अच्छे से रहें। कौन, जो पूरा कुछ उन्हें बूढ़े भिखारी मिले हैं आपके ही नेबरहुड में, पड़ोस में। These students ensured that the beggars were rehabilitated at Seva Sadan, an NGO which takes care of the needed of the city। उन बच्चों ने क्या किया है, उन बच्चों ने इस बात को इंश्योर किया, रिहैबिलिटेशन, रहने का इंतजाम कहाँ कर दिया उन्होंने, सेवा सदन, यानी कि जो एक NGO है सेवा सदन आपके कॉम्प्लेक्स के पास में, वहाँ उन्होंने उनके रहने का इंतजाम करवा दिया है, जो एक NGO है जो कि जरूरतमंदों की हेल्प करता है। This selfless initiative carried out with dedication and responsibility deserves the due recognition। वो कह रहा है कि इस तरह से जो मतलब कि निस्वार्थ भावना से जो ये काम किया गया है, भलाई का काम किया गया है और जिम्मेदारी निभाई गई है, इसको सराहना मिलनी चाहिए, इसको अवार्ड मिला जाना चाहिए, इसे प्रॉपरली समझा जाना चाहिए। I therefore request you to issue a letter of recommendation। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप एक recommendation लेटर लिखें इन स्टूडेंट्स के लिए, to be nominated for serving citizens award organized by the local municipal corporation। जो local municipal corporation है, ये जो अवार्ड हर साल देती है सर्विंग सिटीजन्स अवार्ड, इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखें कि अपनी तरफ से, हम अपने कॉम्प्लेक्स की तरफ से इन 3 बच्चों को इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट करना चाहते हैं। ठीक है। आई वुड ऑल्सो लाइक टू सबमिट दैट, मैं ये भी साथ में कहना चाहता हूँ कि RWA सेटअप अ स्पेशल कमेटी दैट लुक्स इनटू सच एक्ट्स इन द फ्यूचर, कि मैं चाहता हूँ कि RWA है वो एक ऐसी कमेटी ही बना दे जो आगे फ्यूचर में इस तरह के एक्ट्स को ध्यान दे सके, यानी कि आगे अगर कोई ज़रूरतमंद आपके कॉम्प्लेक्स में आता है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि भाई कोई बच्चा ही करे या फिर कोई और ही देखे, एक ऐसी कमेटी बना दी जाए तो जो ये ध्यान रखे कि अगर आगे आपके कॉम्प्लेक्स में ऐसा कोई ज़रूरतमंद आता है तो हम उसकी ड्यू जो है हेल्प करें। दिस वुड एड डेडिकेटेड अटेंशन एंड अप्रोप्रिएट स्क्रीनिंग ऑफ नॉमिनेशन, जिससे क्या होगा कि लोगों के मन में जागरूकता भी फैलेगी, लोग इस बात की तरफ ध्यान देंगे और
आगे जाके नॉमिनेशंस में भी हेल्प मिलेगी। अरेंजमेंट ऑफ एकेडमिक स्पॉन्सरशिप फॉर सच चिल्ड्रन वुड ऑल्सो बी एन एनकरेजिंग जेस्चर। वो दूसरा तरीका भी बता रहा है कि मान लीजिए कि इनकी जो पढ़ाई है, इनकी पढ़ाई को स्पॉन्सर कर दिया जाए, इनकी पढ़ाई में हेल्प की जाए। अगर इस तरह के बच्चों को पढ़ाई में हेल्प कर दी जाए या उनको स्कॉलरशिप्स वगैरह में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए या उनका रास्ता बनाया जाए, तो ये भी एक अप्रिसिएशन जेस्चर हो सकता है, यानी इस तरह भी इनकी सराहना की जा सकती है। आई एंट्रीट योर एड्रेस दिस एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस एंड इशू द रिकमेंडेशन लेटर। वो कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द इसे एड्रेस करें, यानी कि इस बात पर ध्यान दें और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इन बच्चों के लिए लिख कर दे दें। क्योंकि ये आपके कॉम्प्लेक्स की बात है, ये ऑफिशियल नहीं है, तो इसलिए आप सिंसियरली लिखेंगे, योर सिंसियरली जैक्स कार्या। ठीक है, यहाँ आपका लेटर ये फिनिश हो जाता है। चलिए नेक्स्ट में अब कहता है क्वेश्चन में, ये भी आपको दो ऑप्शन दिए होंगे, दोनों में से एक अटेम्प्ट करना है। पहला क्या है, गुरमीत कौर इज एन इंस्पायरिंग कैंडिडेट फॉर अ पब्लिक फंडेड इंजीनियरिंग कॉलेज इन द सबर्ब्स। मतलब कि शहर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है पब्लिक फंडेड, जैसे कि जनता ने फंड किया हुआ है, ऐसा एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसका एक एस्पायरिंग कैंडिडेट है, यानी कि उसमें मतलब कि होनहार स्टूडेंट है गुरमीत कौर। शी बिलोंग्ड टू अ नियर बाय विलेज, वो आसपास के गांव में रहती है। हैज़ मिनिमम टेक्नोलॉजिकल स्किल एंड एक्सपोजर, उसके गांव में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई है अभी। हैज़ देयर रिक्वायर्ड कट ऑफ परसेंटेज एंड इज लुकिंग फॉर अ कंप्लीट और पार्शियल स्कॉलरशिप। अब वो कह रही है, क्वेश्चन समझो बच्चों, एक शहर है, शहर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है जो पब्लिक फंडेड है, ठीक है, और जो गुरमीत कौर है वो बहुत ही होनहार स्टूडेंट है जो कि पास के गाँव में रहती है, और क्योंकि वो गांव में रहती है इसलिए उसके गांव में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है, तो बहुत ज़्यादा उसको एक्सपोजर नहीं मिला हुआ कि भाई टेक्नोलॉजी के बारे में क्या है, कैसे चीज़ें होती हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी है। तो वो क्या कर रही है कि उसे क्या है, कट ऑफ परसेंटेज की ज़रूरत है और कंप्लीट या पार्शियल स्कॉलरशिप की ज़रूरत है। राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 120 वर्ड्स एनालाइजिंग हर स्वॉट नोट्स टू सपोर्ट स्टैंड ऑन वेदर शी शुड ज्वाइन और नॉट ज्वाइन द कॉलेज। मतलब ये आपको एक पैराग्राफ लिखना है 100 से 120 वर्ड्स के बीच में, ये बताते हुए कि उसे कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब उन्होंने क्या किया है कि कॉलेज की स्ट्रेंथ बता दी है और वीकनेस बता दी है। कॉलेज की स्ट्रेंथ क्या क्या है, स्ट्रॉन्ग करिकुलम, यानी कि वहाँ सिलेबस अच्छा है, क्वालिटी फैकल्टी, जो वहाँ की जो फैकल्टी है, जो टीचर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, वाइब्रेंट एक्टिविटी क्लब्स, यानी कि डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटी भी वहाँ होती हैं, ग्रीन लोकेशन, हरा भरा आसपास उसका पर्यावरण है, यानी कि ग्रीनरी काफ़ी अच्छी है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू रेजिडेंशियल एरियाज, यानी कि जितने भी वहाँ पर घर हैं, वहाँ पर रेजिडेंशियल एरियाज हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, उसके पास में ही है वो इंजीनियरिंग कॉलेज, ज़्यादा दूर नहीं है। वीकनेस क्या है, लैक ऑफ डाइवर्सिटी, मतलब कि बहुत ज़्यादा विविधता नहीं है, एक ही टाइप के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं या एक ही टाइप का पढ़ाया जाता है वहाँ पर। स्टूडेंट्स बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके व्यवहार में बहुत ज़्यादा परेशानी देखी गई है, जो अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। नो हॉस्टल फैसिलिटी, उस कॉलेज में हॉस्टल नहीं है, मतलब कि किसी और दूसरे शहर से या किसी और दूसरी जगह से अगर कोई बच्चा आया है तो उसके रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। स्लो रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क, यानी कि वहाँ पर अगर कोई चीज़ खराब हो जाती है, कोई मशीन खराब हो जाती है, लाइट खराब हो जाती है या कुछ और मेंटेन या रिपेयरिंग का कुछ काम आता है तो वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है और जल्दी नहीं होता। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ IT सर्विसेज, वहाँ पर क्या है कि IT सर्विसेज जितनी भी हैं उनको अंडर यूटिलाइज किया गया है, मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से उसे यूटिलाइज नहीं किया गया है, उसका प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं किया गया है। लैक ऑफ टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट्स टू आउट स्टेट स्टूडेंट्स, मतलब कि बाहर के स्टूडेंट्स को बुलाने के लिए, यानी कि बाहर के स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छे से नहीं की गई है। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है इस कॉलेज में एडमिशन की, प्रैक्टिस बेस्ड रिसर्च, वहाँ पर क्या है जो रिसर्च कराई जाएगी वो आपको प्रैक्टिस बेस्ड कराई जाएगी, मतलब कर कर के सीखना होगा, इस तरह से आपको मौका मिलेगा समझने का और ठीक से उसको इम्प्लीमेंट करने का। पार्टनरशिप विद प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, अब वहाँ क्या है कि प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो बड़ी बड़ी IT कंपनीज हैं उनके साथ इनकी पार्टनरशिप है इस कॉलेज की। स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनी, जो इनके एल्यूमिनी हैं जो यहाँ से बहुत फेमस लोग निकल के गए हैं, एल्यूमिनीज होते हैं जो बहुत फेमस लोग होते हैं और आगे जाकर अकेडमिकली उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया होता है और उसी कॉलेज के स्टूडेंट्स रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनी है, मतलब कि वहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो वहाँ बहुत अच्छे रहे हैं। अक्लेम्ड स्टूडेंट्स एक्सचेंज, वहाँ पर स्टूडेंट्स एक्सचेंज भी होता है। स्टूडेंट्स एक्सचेंज का मतलब ये है कि बाहर के देशों से भी बच्चे पढ़ने आते हैं,
और यहाँ के बच्चे भी बाहर पढ़ने जाते हैं। प्रोग्राम विद यूरोपियन कंट्रीज, मतलब स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम विद यूरोपियन, मतलब यूरोपियन जो कंट्रीज हैं उनके साथ स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम करते रहते हैं। मतलब कि वहाँ के बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, यहाँ का सिस्टम देखने के लिए आते हैं कि पढ़ाई का सिस्टम किस तरह है, और यहाँ से भी बच्चे यूरोपियन कंट्रीज का सिस्टम, एजुकेशनल सिस्टम, एकेडमिक सिस्टम देखने जाते हैं। थ्रेट क्या है? लैक ऑफ पब्लिसिटी इन एरियाज ऑफ एक्सीलेंस, यानी कि वहाँ पर कितनी भी एक्सीलेंस हो, टीचर्स अच्छे हैं, बच्चे अच्छे हैं, लेकिन उतनी पब्लिसिटी नहीं है, लोग उसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं। पब्लिक परसेप्शन टुवर्ड्स फंडेड कॉलेजेस, पब्लिक परसेप्शन जो फंडेड कॉलेज है, मान लीजिए ये, क्योंकि ये पब्लिक फंडेड कॉलेज है ना, ये इसे मतलब कि ट्रस्ट के द्वारा चलाया जाता है, तो लोगों का जो परसेप्शन है, लोगों का जो नज़रिया है फंडेड कॉलेज की तरफ, वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। डिक्लाइनिंग स्टूडेंट्स इंटरेस्ट टुवर्ड्स टेक्निकल सब्जेक्ट्स, अब ये क्या है, इसमें थ्रेट क्या है, ये भी है कि जो बच्चों का जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स की तरफ इंटरेस्ट है, इसमें मतलब कि क्योंकि यूनिफॉर्मिटी है, अपने एक ही तरीके से पढ़ाई कराई जाती हैं, तो बच्चों को जो और टेक्निकल सब्जेक्ट्स जो नए नए आ जाते हैं, उसकी तरफ बच्चों का जो इंटरेस्ट है उसको डिक्लाइन कर दिया जाता है, मैंने मना कर दिया जाता है। लो एम्प्लॉय मोराल ड्यू टू बजट कट्स, अब लो एम्प्लॉय मोराल का मतलब क्या है, बजट कट्स की वजह से क्या है, ये सैलरी काट देते हैं या टाइम से नहीं देते हैं वहाँ पे जितना भी स्टाफ होता है उसकी, तो ये इसकी थ्रेट्स हो गई, ये इसकी कमियां हैं। अब वो कह रहा है, अब सारी चीज़ें उसने बता दी, अब वो कह रहा है कि गुरमीत कौर को वो कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस बारे में आपका क्या है। तो हम क्या करेंगे कि सपोर्ट के, डिसीजन के सपोर्ट में बताएंगे और डिसीजन के अगेंस्ट में बताएंगे। चलो, डिसीजन के सपोर्ट में हम क्या कहते हैं, द गिवन इन्फॉर्मेशन इलस्ट्रेट्स, ये जो इन्फॉर्मेशन उसने दी है ये हमें बताती है दैट ऑप्शंस गुरमीत वुड वे इन ऑर्डर टू टेक द राइट डिसीजन अबाउट हर एडमिशन इन अ पब्लिक फंडेड इंजीनियरिंग कॉलेज। वो कह रहे हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन हमें दी है, इस इन्फॉर्मेशन से हम काफ़ी हद तक ये पता लगा सकते हैं कि उसको कॉलेज में, पब्लिक फंडेड कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं। विद अवेलेबिलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग करिकुलम, क्वालिटी फैकल्टी एंड वाइब्रेंट एक्टिविटी क्लब्स, मतलब कि क्योंकि वहाँ पर सिलेबस अच्छा है, फैकल्टी बहुत अच्छी है, पढ़ाने वाले लोग बहुत अच्छे हैं, और एक्टिविटी क्लब्स बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। शी विल बी अश्योर्ड ऑफ एन एनरिचिंग एजुकेशनल जर्नी, मतलब कि जो उसकी एजुकेशनल जर्नी होगी, उसकी जो पढ़ाई होगी, वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो पाएगी। दो हॉस्टल फैसिलिटी इज अनअवेलेबल, शी मे बी टेक अप अकोमोडेशन इन द सबर्ब्स और चोज टू ट्रेवल डेली फ्रॉम हर विलेज। अब ये कह रहा है यहाँ पर कि ठीक है, वहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है, तो वो क्या कर सकती है कि वो वहाँ पर ही कोई घर ले ले या फिर अपने गांव से रोज अप डाउन करे। गुड अपॉर्चुनिटीज ऑफ प्रैक्टिस बेस्ड रिसर्च, पार्टनरशिप विद प्रोफेशनल कंपनीज एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम विद एनहांस ऑफ प्रोफेशनल एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। अब वो कह रहा है कि यहाँ पर क्या क्या और बता रखा है कि प्रैक्टिस बेस्ड रिसर्च है, मतलब कि कर करके सिखाया जाता है। प्रोफेशनल, बड़ी बड़ी प्रोफेशनल कंपनीज जो हैं उनके साथ पार्टनरशिप है, और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते जाते हैं, तो उससे क्या होगा, गुरमीत का जो इंटरनेशनल इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, कम्युनिकेशनल स्किल्स हो गई, इंटरपर्सनल स्किल्स हो गई, प्रोफेशनल स्किल्स हो गई, वो बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। हार्ड वर्क, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर एंड प्रूडेंट डिसीजन मेकिंग कुड हेल्प गुरमीत थ्राइव इन अवर कॉलेज इवन दो इट हैज़ अ रिजिड एंड कन्वेंशनल कल्चर। वो कह रही है कि अगर वो मेहनत करती है, अपना बिहेवियर रिस्पॉन्सिबल रखती है, अपना बिहेवियर अच्छा रखती है और अपनी डिसीजन मेकिंग पावर को बनाए रखती है, तो गुरमीत इस कॉलेज में भी आराम से बहुत अच्छे से उसे पार कर सकती है। हालांकि इसमें एक कोई रिजिड और कन्वेंशनल कल्चर है, मतलब कि वही सेम टू सेम चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, वही सेम टू सेम चीज़ें बताई जा रही हैं, फिर भी वो वहाँ पर काम चला सकती है। द स्ट्रेंथ्स एंड अपॉर्चुनिटीज वर्क इन फेवर ऑफ गुरमीत, जितनी भी उसकी स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज इस कॉलेज की दी हैं, वो गुरमीत के फेवर में ही काम करती हैं। टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी विल अलाउ हर टू मेंड द इनकरेक्ट पब्लिक परसेप्शन टुवर्ड्स पब्लिक फंडेड कॉलेज एंड स्टूडेंट्स आउटलुक टुवर्ड्स टेक्निकल सब्जेक्ट। वो कह रहा है कि इस अपॉर्चुनिटी, ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये इसको अलाउ कर रही है कि लोगों का जो पब्लिक फंडेड कॉलेजेस के प्रति जो नज़रिया है और स्टूडेंट्स का जो आउटलुक है कि भाई टेक्निकल सब्जेक्ट्स नहीं मिलते, वो उसको ठीक कर सकती है। ये तो हो गया इसके सपोर्ट में डिसीजन। अगर आप इसके सपोर्ट में डिसीजन लेते हैं, आपको लगता है कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए, तो आप ये वाला पैराग्राफ लिखेंगे। अगेंस्ट द डिसीजन में क्या है, अगेंस्ट द डिसीजन में द गिवन इन्फॉर्मेशन इंडिकेट्स गुरमीत डिलेमा अबाउट सीकिंग एडमिशन इन अ पब्लिक फंडेड कॉलेज। जो इसकी इन्फॉर्मेशन है वो उसके मन में एक तरह की कंफ्यूजन पैदा कर देती है कि इसको उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं। दो इक्विप्ड विद अ स्ट्रॉन्ग करिकुलम, एंगेज एक्टिविटी क्लब एंड एबल फैकल्टी, द कॉलेज लैक्स डाइवर्सिटी एंड गुड कंडक्ट अमंग द स्टूडेंट्स। वो कह रहा है कि बेशक यहाँ पर करिकुलम अच्छा है, फैकल्टी बहुत अच्छी है और यहाँ पर एक्टिविटी क्लब्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन
सबसे बड़ी कमी जो इसमें क्या है कि डाइवर्सिटी नहीं है, विविधता नहीं है, ठीक है, एक्सप्लोरेशन ज़्यादा नहीं है, और स्टूडेंट्स के बीच में अच्छा बिहेवियर नहीं है। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बिहेवियरल इनकी प्रॉब्लम्स हैं, है ना, तो गुड कंडक्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं है। गिविंग राइज टू कंसर्न ऑफ सेफ एनवायरनमेंट फॉर अ नोविस लाइक गुरमीत, यानी कि नोविस का मतलब होता है जो नया नया बच्चा जाता है, तो जो नया नया बच्चा ऐसा गया है तो उसके लिए वो सेफ एनवायरनमेंट तो नहीं होगा, है ना, उसको अपनी सिक्योरिटी की हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ IT सर्विसेज विल बी फर्दर डेट्रीमेंटल टू द प्रोग्रेस ऑफ गुरमीत एजुकेशनल जर्नी। अब क्योंकि वहाँ पर IT सर्विसेज का ज़्यादा यूटिलाइजेशन नहीं है, तो उसको टेक्नोलॉजिकल स्किल्स जो वहाँ पर उसको गांव में उसको नहीं मिल पाई, जो टेक्निकल एक्सप्लोरेशन उसको नहीं मिल पाया, एक्सपोजर उसको नहीं मिल पाया, और यहाँ पर भी अंडर यूटिलाइजेशन है, तो उसको तो वो मौका मिल ही नहीं पाएगा, तो उसके लिए तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, उसके लिए तो एजुकेशनल जर्नी उसकी हॉल्ट में आ जाएगी ना। एंड टू एड एक्स्ट्रा कॉस्ट रिलेटेड टू रिसर्च वर्क, और उसमें क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर यूटिलाइजेशन ज़्यादा नहीं है तो उसको अपना रिसर्च वर्क करने के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। इफ शी डज नॉट क्वालिफाई फॉर अ कंप्लीट और पार्शियल स्कॉलरशिप, अरेंजमेंट ऑफ ओन अकोमोडेशन और एडिशनल एक्सपेंस ऑफ स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम विल इंक्रीज हर एक्सपेंडिचर। यहाँ ये क्या कह रहा है कि अगर इसको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है तो एक तो वहाँ पर घर देखने का खर्चा, और स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में अगर वो कहीं जाती है तो उसका खर्चा उठाने में उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो जाएगा। सच अ कॉलेज एनवायरनमेंट डैम्पन हर एंडेवरिंग स्पिरिट, इस तरह का जो कॉलेज एनवायरनमेंट है, जो उसकी सीखने की जो स्पिरिट है, जो सीखने की उसकी दृढ़ शक्ति है, उसको कम करता है। द वीकनेस एंड थ्रेट्स आउटवे द स्ट्रेंथ्स, जो इसकी कमियां बताई हैं और जो इसकी जो डर हैं इसके, वो इसकी जो ताकत है, कॉलेज की जो ताकत है, उसको ओवरवे कर देती हैं, यानी कि वो उसको दबा देती हैं। इन केस ऑफ गुरमीत, सो इट इज़ रिकमेंडेड दैट गुरमीत डज नॉट अप्लाई फॉर एडमिशन। इसीलिए हमारा ये मानना है कि इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गुरमीत को कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहिए। तो बच्चों, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है और अगर आप उसके सपोर्ट में आते हैं तो आप ऊपर वाला पैराग्राफ लिखेंगे, अगर आप उसके अगेंस्ट में है कि नहीं लेना चाहिए तो आप नीचे वाला पैराग्राफ लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो इसके ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ है, इसके ऑप्शन में आपको दिया हुआ है रीड द फॉलोइंग एक्सर्प्ट फ्रॉम एन ऑनलाइन पोस्ट ऑफ वेबसाइट एंड एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। Kids who appreciate how much effort, time and care goes into growing food will understand how important farmers are। वो बच्चे जो ये इस बात को अप्रिशिएट करना शुरू कर दें, इस बात को समझने की कोशिश करें कि किसी भी फसल को उगने में, खाने को उगने में कितना एफर्ट, कितना टाइम और कितनी केयर लगती है, वो समझ जाएंगे कि किसान जो है वो कितने ज़रूरी होते हैं। एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ आवर अर्थ, और हमारी धरती की देखभाल करना हमें क्यों ज़रूरी है। इन द वर्ल्ड ऑफ टुडे, आज के टाइम में गार्डनिंग नीड्स टू बी गिवन मोर इम्पॉर्टेंस देन स्पोर्ट्स। आज के टाइम में गार्डनिंग जो होती है, बागवानी जो होती है, उसको स्पोर्ट्स से, म्यूजिक से और डांस से सारे स्कूल्स में ज़्यादा महत्व दिए जाने की ज़रूरत है। बिकॉज इट क्रिएट्स एनवायरमेंटल स्टीवर्ड्स एंड आउटडोर लर्निंग लेबोरेटरीज दैट हेल्प द चाइल्ड एंड कम्युनिटी फॉर ईयर्स टू कम। क्योंकि क्या होगा, ये एक ऐसा वातावरण बना देगा कि आउटडोर लर्निंग लेबोरेटरीज, मतलब कि आउटडोर एक तो आपको सीखने का मौका मिलेगा, और ये आगे आने वाले बच्चों के लिए, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। अब वो कह रहा है कि राइट अ पैराग्राफ इन 120 वर्ड्स टू एनालाइज द गिवन। अब ये जो आर्ग्यूमेंट है इसको आपको पैराग्राफ में लिखना है कि आप इसके अगेंस्ट में है या इसके फेवर में है, कि स्कूल्स में गार्डनिंग का सिखाया जाना चाहिए या गार्डनिंग नहीं सिखाई जानी चाहिए। यू कुड थिंक अबाउट द ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन माइट वीकन द कंक्लूजन। आप कोई ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन भी बता सकते हैं जो इस आर्ग्यूमेंट को दबा दे। एंड इंक्लूड रैशनल एविडेंस दैट वुड स्ट्रेंथन द गिवन आर्ग्यूमेंट, और आप ऐसे एविडेंस भी दे सकते हैं जो इस आर्ग्यूमेंट को बढ़ा दे, यानी कि आप इसके सपोर्ट में भी एक बार लिख सकते हैं चाहे तो, और या फिर इसके अगेंस्ट में भी लिख सकते हैं। तो आप अगर आर्ग्यूमेंट फॉर द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट करेंगे, मतलब अगर आप इसके फेवर में हैं कि गार्डनिंग का जो सब्जेक्ट है वो स्कूल्स में होना चाहिए, उसमें हम क्या लिखेंगे, इन द वर्ल्ड ऑफ टुडे, आज के टाइम में गार्डनिंग नीड्स टू बी गिवन मोर इम्पोर्टेंस देन स्पोर्ट्स, म्यूजिक एंड डांस इन ऑल स्कूल्स। गार्डनिंग को स्पोर्ट्स, म्यूजिक और डांस से ज़्यादा इंपॉर्टेंस स्कूल्स में दी जानी चाहिए। वाइल स्पोर्ट्स, म्यूजिक एंड डांस कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स पर्सनल ग्रोथ, क्योंकि स्पोर्ट्स, म्यूजिक और डांस क्या करते हैं, आपकी पर्सनल ग्रोथ करते हैं। द करंट टाइम्स मैंडेट अटेंशन टुवर्ड्स द इशू दैट इज ग्लोबल।
स्पोर्ट्स, म्यूजिक और डांस जो है वो सिर्फ आपको पर्सनली डेवलप करते हैं, पर्सनली ग्रोथ करते हैं। लेकिन गार्डनिंग का जो इस तरह के जो इश्यूज हैं ये क्या करते हैं, हमें इस तरह से सोचने की ज़रूरत है कि हम ग्लोबली कंट्रीब्यूट कर सकें, ग्लोबली ध्यान दे सकें। नेचर एंड नेचुरल प्रोसेसेस, हमें प्रकृति और प्रकृति की होने वाली कमियों पर या प्रकृति में होने वाले नुकसान पर ध्यान देने की ज़रूरत है। विद ग्रोइंग फूड वेस्टेज इन मैनी होम्स टुडे and the urban young believing that vegetables are grown harvested at the supermarkets, the efforts of the farmers are discredited। उसके कहने का मतलब ये है कि क्योंकि आज के टाइम में जितना ज़्यादा लोग जिस तरह से खाना बर्बाद कर रहे हैं, और बच्चे जो आजकल के हैं वो ये समझते हैं कि खाना जो है वो सुपरमार्केट्स में उगता है, सुपरमार्केट से ही आता है, उसमें क्या होता है कि जो किसान की जो मेहनत है वो डिस्क्रेडिट होती है, यानी कि किसान की मेहनत की जो कीमत है वो ख़त्म हो जाती है। Gardening at school will open a world of first-hand learning experiences of sowing, watering and harvesting processes। अगर गार्डनिंग को स्कूल्स में एक सब्जेक्ट बना दिया जाता है तो एक ऐसी दुनिया आएगी जहाँ पर बच्चों को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा, नया नया एक्सपीरियंस मिलेगा कि कैसे बीज बोया जाता है, कैसे पानी दिया जाता है, कैसे फसल को या खाने को उगाया जाता है। Waiting for the saplings to grow will include sensitivity, patience, empathy, gratitude and value for one's hard work। अब किसी भी बीज को पौधा बनने में कितना टाइम लगता है, उसे आगे बढ़ने में कितना टाइम लगता है, ये जो टाइम है, ये जो इंतज़ार है, ये किस चीज़ को बच्चों में बढ़ाएगा, बच्चों में किस भावनाओं को पैदा करेगा, सेंसिटिविटी भावना को, मतलब कि संवेदनशीलता को, पेशेंस एम्पैथी मतलब दया भाव और सब्र रखना, ग्रैटिट्यूड किसी चीज़ का धन्यवाद रखना, एहसानमंद होना, और किसी के वैल्यू फॉर वंस हार्डवर्क, किसी की मेहनत को वैल्यू को समझना, ये सब बच्चों में ये सारी भावनाएं जो हैं वो पैदा होंगी। दे विल फील अकाउंटेबल फॉर देयर पीस ऑफ मदर अर्थ। वो इस बात के लिए उत्तरदायी महसूस करेंगे कि धरती की तरफ उनका कितना योगदान है। रिजल्टिंग इन मेकिंग देम एफिशिएंट एंड एंटरप्राइजिंग एनवायरमेंटल स्टीवर्ड्स। उससे क्या होगा कि वो अपने आप को वातावरण से जुड़ा हुआ मानेंगे, वातावरण से जुड़ा हुआ समझेंगे, उसका एक हिस्सा समझेंगे। अनलाइक स्पोर्ट्स, म्यूजिक और डांस, गार्डनिंग गोज बियॉन्ड जस्ट enjoyment to create aware and responsible citizens of the future। स्पोर्ट्स, म्यूजिक और डांस की में क्या होता है कि सिर्फ आपको पर्सनल एंजॉयमेंट होता है, नहीं, लेकिन गार्डनिंग क्या करती है, गार्डनिंग सिर्फ उससे ऊपर जाती है। गार्डनिंग सिर्फ आपके पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए नहीं होती है, वो आपके मन में अवेयरनेस फैलाएगी, आपके वातावरण को और ज़्यादा सुरक्षित करेगी और आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आप कहलाएं फ्यूचर में, उसके लिए आपको आगे बढ़ाएगी। ठीक है, ये तो आपका हो गया अगर आप फेवर में करते हैं। तो अगर आप अगेंस्ट में करते हैं इसके कि गार्डनिंग का सब्जेक्ट जो है वो स्कूल्स में नहीं होना चाहिए, उसके लिए आप क्या लिखेंगे कि गार्डनिंग certainly should not be given precedence over sports, music and dance in all schools। वो कह रहा है कि जो गार्डनिंग है उसको स्पोर्ट्स, म्यूजिक और डांस के ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलनी चाहिए। Gardening at school requires good planning with hands-on guidance and continued supervision by the teachers। एक तो गार्डनिंग में क्या करना पड़ेगा, गार्डनिंग में कांस्टेंट सुपरविजन चाहिए कि बिना टीचर की सुपरविजन के आप गार्डनिंग नहीं कर सकते, आपको कांस्टेंट गाइडेंस चाहिए होगी। Students tend to lose interest due to the slow and natural growth process of plants as well as the investment of continuous hard work। बच्चों का है इंटरेस्ट खत्म हो सकता है धीरे धीरे, क्योंकि ये एक स्लो प्रोसेस है। आप बीज बोएंगे, उसको पानी देंगे, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, सब्र रखना पड़ेगा कि कब वो पौधा बनेगा। तो इसमें क्या है, बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो खत्म हो सकता है। लगातार मेहनत करनी है, लगातार सब्र रखना है। स्मॉल टारगेट्स और गोल्स विल बी मिसिंग where the danger of destruction of their work due to rains, instruction of grazing animals and pest attack is like to set in a feeling of defeat। या इसके कहने का क्या मतलब है कि छोटे छोटे टारगेट और गोल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि वो कितनी भी मेहनत करके, मान लीजिए बीज को बोते हैं, पौधा बनाते हैं, उस पर मेहनत करेंगे, लेकिन अगर बारिश की वजह से या फिर चरने वाले जानवरों की उसे पौधा चढ़ जाते हैं या फिर पेस्ट अटैक, कीड़ों का अटैक हो जाता है, उसकी वजह से जो उस फसल को नुकसान होगा उससे बच्चे के अंदर हीन भावना आ जाएगी, हारने की भावना आ जाएगी। इट मे बी नोटेड, ये ध्यान दिया जाना चाहिए, दैट स्पोर्ट्स, म्यूजिक एंड डांस आर अपलिफ्टिंग एक्टिविटीज विच डिस्प्ले फास्टर रिजल्ट्स, आर इंजॉयबल एंड इनकलकेट टीम स्पिरिट, कोलैबोरेशन एंड कॉन्फिडेंस। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो स्पोर्ट्स, म्यूजिक और डांस होते हैं वो अपलिफ्टिंग एक्टिविटीज़ होती हैं जिनका रिजल्ट बहुत जल्दी मिल जाता है, इंजॉय भी करते हैं, और उससे क्या आता है, टीम स्पिरिट आती है, आपस में टीम में रहने की भावना जगती है, कोलैबोरेशन, आपस में मिलजुल के रहने की, और कॉन्फिडेंस आता है अपने अंदर कि आप हाँ इस चीज़ में
महारत हासिल करते हैं। अनलाइक गार्डनिंग, सेटबैक्स इन दीज एक्टिविटीज कैन बी एड्रेस्ड विद सम सेंस ऑफ पर्सनल कंट्रोल। अब क्या है कि गार्डनिंग में अगर आपको कोई नुकसान हो जाता है तो आप उसकी भरपाई नहीं कर सकते। अगर आपकी फसल बर्बाद हो गई तो हो गई, लेकिन क्या होता है म्यूजिक, स्पोर्ट्स और डांस में क्या करते हैं कि आपकी जो पर्सनल कंट्रोल होता है आपका, आपकी ग्रोथ पर, आपकी डिफीट पर, और आप किस तरह अचीव करते हैं वो आपके पर्सनल कंट्रोल में होता है। These activities help students express and de-stress successfully। स्पोर्ट्स, म्यूजिक और डांस से क्या होता है कि आप एक्सप्रेस भी कर सकते हो अपने आप को और डी स्ट्रेस भी कर सकते हो। आपको अगर स्ट्रेस हो रहा है ज़्यादा तो आप इन एक्टिविटीज़ का इस्तेमाल करके अपने आप को डी स्ट्रेस भी कर सकते हो। सो मेंटेनिंग देयर ड्यू इम्पोर्टेंस इन द स्कूल को करिकुलम इज इम्पेरेटिव। तो मतलब ये है कि इसको स्कूल्स के करिकुलम में ऐड करना बिल्कुल ठीक बात है। उसमें आपको क्या दिया हुआ है कि आपको 2 एक्सट्रैक्ट दिए हुए हैं किसी चैप्टर का, मतलब कुछ पोर्शन उठा के दे दिया और उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उस 2 में से आपको पेपर में एक ही अटेम्प्ट करना है, लेकिन हम यहाँ पर दोनों करेंगे। तो पहला है, हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। अरे चाय का बागान, राजीव ने बड़ी खुशी से चिल्लाया। प्रांजल, हु हैड बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप ऑन अ प्लांटेशन, डिडंट शेयर राजवीर्स एक्साइटमेंट। प्रांजल जो कि वहीं चाय के बागानों के आसपास पला बड़ा हुआ था, उसने राजवीर के एक्साइटमेंट को शेयर नहीं किया। मतलब वो उतना एक्साइटेड नहीं हुआ जितना राजवीर एक्साइटेड था। Oh, this is a tea country now, he said. Assam has the largest concentration of plantation in the world. अब ये इसको चाय का देश प्रदेश भी कहा जा सकता है क्योंकि आसाम में सबसे ज़्यादा बागानी की जाती है दुनिया में। You will see enough gardens to last your lifetime। तुम यहाँ पर इतने चाय के बागान देख लोगे जितने कि तुम्हारे जीवन भर के लिए काफ़ी रहेंगे। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी। राजवीर ने कहा कि मैं चाय के बारे में जितना पढ़ सकता था उतना मैंने पढ़ लिया। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड द टी बट देयर आर मैनी लेजेंड्स। किसी को ये नहीं पता कि चाय की खोज किसने की, लेकिन ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं इसके बारे में। ये आपको कौन से चैप्टर में से उठाया गया है? ग्लिम्प्सेस ऑफ इंडिया में से। चलिए, तो पहला क्वेश्चन इसका है, व्हाई वाज प्रांजल नॉट एज एक्साइटेड एज राजवीर अबाउट द टी गार्डन्स। प्रांजल उतना एक्साइटेड क्यों नहीं था राजवीर की एक्साइटमेंट के साथ, वो उतना एक्साइटेड क्यों नहीं था जितना राजवीर था? तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उन्होंने। ही डिसलाइक लुकिंग एट टी गार्डन, उसे देखना पसंद नहीं था। ही हैड वर्कड इन टी गार्डन हिमसेल्फ, उसने वहाँ काम किया हुआ था। ही हैड ग्रोन अप इन अराउंड टी गार्डन्स, वो चाय के बागानों के आसपास पला बड़ा था। या फिर ही वॉज बोर्ड विद टी गार्डन, वो चाय गार्डन से बोर हो गया था। तो हम यहाँ पढ़ चुके हैं ऊपर एक्सट्रैक्ट में कि वो वहीं पर आसपास पला बड़ा था, इसलिए उसको कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं थी। तो आपको ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, व्हाट डज प्रांजल मीन बाय सेइंग दैट आसाम हैज़ द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। प्रांजल का ये कहने का क्या मतलब था कि आसाम में सबसे ज़्यादा दुनिया में बागानी की जाती है। बाय सेइंग दैट आसाम हैज़ द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, प्रांजल मेंट दैट द कल्टिवेशन ऑफ टी इज़ द हाईएस्ट इन आसाम। उसका कहने का मतलब ये था कि जो चाय की खेती है, चाय की बागानी जो है वो सबसे ज़्यादा दुनिया में आसाम में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद 1 वर्ड ओनली। वो कह रहा है कि सिर्फ एक शब्द से आप इस फिल इन द ब्लैंक्स को भर दीजिए। प्रांजल्स डैश कम्स थ्रू क्लियरली व्हेन ही एक्सक्लेम्स यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट योर लाइफ टाइम। उसने किस एक्सप्रेशन से ये बात कही कि तुम अपने जीवन भर के लिए जितने तुम टी गार्डन देख सकते हो वो सब तुम यहीं देख लोगे। वो क्या झलका उसकी बातों में? फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि राजवीर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था और उसको कोई एक्साइटमेंट नहीं थी क्योंकि वो कई बार इन चीज़ों को देख चुका था, तो इसलिए वो फ्रस्ट्रेट हो गया था। तो वो फ्रस्ट्रेशन थी जब राजवीर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर उससे बातें करने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ अकॉर्डिंग टू राजवीर डज द वर्ल्ड नो अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी। राजवीर के अकॉर्डिंग दुनिया को चाय के बारे में कैसे पता चला? पहला, हिस्टोरिकल प्लेसेस, जो आपके ऐतिहासिक स्मारक हैं उनके थ्रू। ट्रेडिशनल टेस्ट, बहुत कहानी कथाएं थी उनके थ्रू। ऑथेंटिक एनेक्डोट्स, शिलालेख थे उनके थ्रू। या पॉपुलर पब्लिकेशंस, उनके बारे में लेख लिखे गए उनके थ्रू। तो हम पढ़ चुके हैं, देयर आर मैनी लेजेंड्स उसने कहा था। तो इसका मतलब जितनी लोक कथाएं थी, बड़ी कथाएं थी इसके बारे में, उसके थ्रू लोगों को चाय के बारे में पता लगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली कैप्चर्स द एप्लीकेशन ऑफ द वर्ड क्राइड एज यूज्ड इन लाइन 1 ऑफ द एक्सट्रैक्ट। यहाँ पर देखो लाइन 1 में उसने कहा था, हे अ टी गार्डन राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। ये जो क्राइड है, इसको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से बोल रहा है कौन सा क्राइड सही इस्तेमाल हुआ है, यही वाले क्राइड के सेंस में कौन सा इस्तेमाल हुआ है। जसप्रीत क्राइड अ लॉट इन स्पाइट ऑफ विनिंग सेकंड प्लेस इन कंपटीशन। जसप्रीत बहुत रोई जब उसको कंपटीशन में सेकंड प्राइज मिला। जसप्रीत क्राइड आउट लाउड व्हेन शी सॉ टाइगर इन अ वाइट सेंचुरी। जसप्रीत बहुत एक्साइटमेंट से चिल्ला उठी जब उसने देखा एक वाइट टाइगर को एक सेंचुरी में। जसप्रीत क्राइड फॉर आवर्स व्हेन द पुलिस वाज अनेबल टू फाइंड हर लॉस्ट पेट। जसप्रीत बहुत ज़्यादा रोती रही जब पुलिस उसके पालतू जानवर को नहीं ढूंढ पाई।
और जसप्रीत हैड बेयरली क्राइड सिंस शी वाज 3 years old। जसप्रीत ना के बराबर रोई थी क्योंकि वो सिर्फ 3 साल की थी। तो यहाँ पर इन तीनों का जो मतलब है ACD का, वहाँ पर रोने का मतलब लिटरली रोना ही है, लेकिन यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में क्राइड का मतलब है वो एक्साइटमेंट से चिल्ला उठी थी। तो आपका ऑप्शन सही आएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट में आपका ये जो द बुक दैट सेव द अर्थ, ये जो बुक है, ये जो चैप्टर है, इसका चैप्टर का पोर्शन उठा के उन्होंने दिया हुआ है। चलो इसे पढ़ते हैं। ओमेगा, इट शैल बी डन सर, रिमूव विटामिन्स। क्रू टेक्स विटामिन्स फ्रॉम बॉक्सेस ऑन देयर बेल्ट्स। प्रेजेंट विटामिन। ओमेगा कहता है कि ये हो जाना चाहिए सर, विटामिन्स को हटाइए। तो क्रू क्या करती है, वो विटामिन्स को बॉक्सेस में से निकालकर अपनी बेल्ट्स पर रख लेती है। प्रेजेंट विटामिन, अब विटामिन आ गए। दे होल्ड विटामिन्स आउट इन फ्रंट ऑफ देम स्टिफली, वो बड़ा टाइटली विटामिन्स को अपने आगे रख लेते हैं। सॉलो विटामिन्स, विटामिन्स को निगल जाओ। दे पॉप द विटामिन्स इनटू देयर माउथ एंड गल्प साइमल्टेनियसली, वो सब के सब एक साथ विटामिन्स को अपने मुंह में रखते हैं और निगल जाते हैं। दे ओपन देयर आइज वाइड, उनकी वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेते हैं। देयर हेड शेक, वो अपने सर को हिलाते हैं। एंड दे पुट देयर हैंड्स ऑन देयर फोरहेड्स, अपने माथे पर हाथ रख लेते हैं। थिंक टैंक, एक्सीलेंट, नाउ डेसिफर द कोड। थिंक टैंक कहता है कि बहुत अच्छे, अब इस कोड को क्रैक करो, यानी कि इस कोड का पता लगाओ। ऑल, सब कहते हैं इट शैल बी डन सर, ये सब हो जाएगा। दे फ्राउन ओवर द बुक टर्निंग पेजेस, वो बड़े गुस्से से किताब की तरफ देखते हैं और पेज पलटने लगते हैं। ओमेगा ब्राइटली, आहा, ओमेगा बड़ी खुश होकर कहता है आहा। आयोटा कहता है ब्राइटली ओहो। ऊप, ऊप कहता है बर्स्टिंग इनटू लाफ्टर, हंसते हुए कहता है हा हा हा। थिंक टैंक फिर कहता है व्हाट डज इट से, टेल मी दिस इंस्टेंट, ट्रांसक्राइब ओमेगा। थिंक टैंक कहता है कि ये क्या कहती है, मुझे अभी के अभी बताओ। ट्रांसक्राइब ओमेगा, ट्रांसक्राइब का मतलब ये होता है कि इस चीज़ की ट्रांसलेशन करो, मुझे कन्वर्ट करके बताओ कि उसमें क्या लिखा है। इसका क्वेश्चन पहला है आपका, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली कैप्चर्स द यूज ऑफ द वर्ड प्रेजेंट फ्रॉम लाइन 1 ऑफ द एक्सट्रैक्ट। यहाँ पर प्रेजेंट विटामिन लिखा हुआ है, वो कह रहा है इसका मतलब एक्चुअली में क्या है वो बताओ। इसका ऑप्शन उसने दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है ऊप्स रिसीव अ नाइस प्रेजेंट फ्रॉम थिंक टैंक, ऊप्स को एक बहुत बढ़िया तोहफा मिला थिंक टैंक से, यह तो तोहफा है, ये नहीं आएगा। आयोटा नीड्स टू प्रेजेंट हिज ओपिनियन फॉर्मली, आयोटा को अपना जो सुझाव है वो प्रेजेंट करना था, यानी कि बताना था। यही आपका सही आंसर होगा क्योंकि यहाँ पर बताने की बात हो रही है। ओमेगा मस्ट फोकस ऑन द प्रेजेंट एंड लीव द पास्ट बिहाइंड, उसे अपने वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए और अपने पास्ट को भूल जाना चाहिए। ये वर्तमान का यहाँ पर गलत इस्तेमाल है। ऊप्स डिडंट नो एनीवन अबाउट द क्राउड वाज प्रेजेंट, ऊप्स को नहीं पता था कि वो पूरी की पूरी भीड़ वहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन में से सिर्फ बी ऑप्शन जो है वो सही है, जो कि लाइन 1 में से बिल्कुल लाइन 1 के मीनिंग के मुताबिक बिल्कुल ठीक बैठता है। सेकंड में कहता है वो कंप्लीट द एनोलॉजी बाय सिलेक्टिंग द सूटेबल वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट, वो कह रहा है कि टेक्स्ट में से एक ऐसा वर्ड उठाओ जो कि इनकी एनोलॉजी को पूरा करता है। यानी कि फ्राउन का स्माइल हो जाता है, अगर फ्राउन होता है वो गुस्से में, स्माइल होता है मुस्कुराकर। तो ग्लूमी क्या होता है, ग्लूमी होता है उदास। उदास का फिर यहाँ पर ऑपोजिट दिया हुआ है तो हम यहाँ भी ऑपोजिट करेंगे। तो ग्लूमी का उदास, ग्लूमी का उल्टा क्या हुआ, ब्राइटली। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे आंसर में, ब्राइटली। थर्ड में कहता है वो सिलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्प्लेज द रीजन व्हाई ऑल क्रू मेंबर्स वर आस्क्ड टू हैव विटामिन्स, वो कह रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से बताओ कि क्रू को विटामिन लेने के लिए क्यों कहा गया। पहला, बूस्ट देयर फिजिकल एनर्जीज, उनकी फिजिकल एनर्जी को बढ़ाने के लिए। अडेप्ट देयर सर्कमस्टांसेस, अपने हालातों से समझौता करने के लिए। क्विकली टर्न ऑल द पेजेस, जल्दी जल्दी पेज पलटने के लिए। या फिर अकम्प्लिश अ स्पेसिफिक टास्क, एक दिए हुए काम को पूरा करने के लिए। तो इसका आंसर आपका सही क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, एक दिए हुए टास्क को, काम को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट व्हाट द थिंक टैंक मोस्ट लाइकली वांट ओमेगा टू डू व्हेन ही सेड ट्रांसक्राइब, वो कह रहा है कि थिंक टैंक ने जब ओमेगा को ट्रांसक्राइब करने के लिए कहा तो वो एग्जैक्टली उससे क्या करवाना चाहता था। रीड अलाउड, वो जोर से पढ़ना। ट्रांसलेट मतलब कि ट्रांसलेट करना। मेक नोट्स, नोट्स बनाना। इंटरप्रेट भी ट्रांसलेट ही होता है, इसका मतलब ट्रांसलेट करना ही होता है। और रिकॉर्ड रिएक्शन, या फिर रिएक्शन रिकॉर्ड करना। तो ट्रांसक्राइब का मतलब मैंने आपको बताया था, ट्रांसक्राइब का मतलब होता है कि ट्रांसलेट करके बताए। तो इसका मतलब भी ट्रांसलेट होता है और इसका मतलब भी ट्रांसलेट ही होता है एक तरह से। तो आपके ऑप्शन सही क्या आ जाएंगे, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्ले राइट प्लेसेस सर्टन वर्ड्स एंड सेंटेंसेज इन ब्रैकेट्स इन द गिवन एक्सट्रैक्ट, लिस्ट एनी वेज दीज बेनिफिट्स बोथ द डायरेक्टर एंड द एक्टर। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर आपको कई चीज़ें ब्रैकेट में दी हुई हैं कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने विटामिन हाथ में पकड़े, ठीक है, उन्होंने, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, उन्होंने अपने माथे पर हाथ रखा। ये जो सिचुएशन है, उन्होंने क्या किया, रिएक्शंस जो हैं, उन्होंने रिएक्शंस को ब्रैकेट में लिखा हुआ है। वो कह रहा है कि इससे डायरेक्टर को और एक्टर को क्या फ़ायदा होता है। पहला क्या होता है कि हेल्प एक्टर्स एंड डायरेक्टर गेन क्लैरिटी अबाउट द इमोशन एंड जेस्चर्स रिक्वायर्ड व्हाइल परफॉर्मिंग। इसका मतलब यह है कि एक तो कि जो भी इमोशन चाहिए होता है, जो भी
जेस्चर चाहिए होता है, यानी कि जो भी रिएक्शन चाहिए होता है उसको परफॉर्म करने के लिए, उस इमोशन को दिखाने के लिए वो डायरेक्टर को और एक्टर को परफॉर्म करते वक्त बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। दूसरा, हेल्प्स विद अंडरस्टैंडिंग स्टेज सेटिंग एंड मूवमेंट्स। अब स्टेज किस तरह से सेट किया गया है और मूवमेंट किस तरह करनी है, आपको कहाँ खड़ा होना है, क्या होना है, उसमें क्या होता है कि वो सिचुएशन, आप कोई कहाँ खड़ा हुआ है, कितना दूर खड़ा है, किसी से कितना पास खड़ा है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ब्रैकेट में ही शो की जाती हैं। तो इसलिए ये डायरेक्टर को और एक्टर को इस तरह हेल्प करता है और क्लैरिटी से समझने के लिए। चलिए, इसी तरह आपको दोबारा 2 एक्सट्रैक्ट दिए हुए हैं, पोएम्स के दिए हुए हैं आपकी बार, उन दोनों में से आपको एक करना है, पर यहाँ हम पहला वाला लेते हैं, हम दोनों करेंगे। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, वेयर नो बर्ड कुड सिट, नो इंसेक्ट हाइड, no sun buried its feet in a shadow, the forest that was empty all these nights will be full of trees by morning। इसमें कहने का मतलब है, क्या रहा है कि द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग इनटू द फॉरेस्ट, जो पेड़ हैं वो जंगल की तरफ जा रहे हैं। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, वो जंगल जो अब तक खाली पड़ा था, वेयर नो बर्ड कुड सिट, जहाँ पर कोई पक्षी नहीं बैठ सकता था, नो इंसेक्ट हाइड, कोई कीड़ा नहीं छुप सकता था, नो सन बेरिड इट्स फीट इन शैडो, कोई भी सूरज अपनी रोशनी को छाया में नहीं छुपा सकता था। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, जो जंगल अब की रातों तक खाली पड़ा हुआ था, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, वो सुबह तक पेड़ों से भर जाएगा। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। इट इज क्लियर दैट पर्सोनिफिकेशन इज अ पोएटिक डिवाइस यूज्ड फॉर नो सन बेरिड फीट, बिकॉज वो कह रहा है कि उसने किस तरह से मानवीकरण जो सूरज का किया है इस लाइन में, नो सन बेरिड फीट, वो क्यों किया है उसने, क्यों? द सन अ नॉन ह्यूमन इज एट्रीब्यूटेड द ह्यूमन फीचर ऑफ हैविंग फीट। अब यहाँ पर देखो लाइन में उसने लिखा है द नो सन बेरी इट्स फीट। अब सन के तो पैर, सूरज के तो पैर होते नहीं है, पैर किसके होते हैं, मानव के होते हैं। तो क्योंकि सन जो है वो नॉन ह्यूमन है, वो मानव नहीं है, इसलिए उसका पर्सोनिफिकेशन करने के लिए उसको मानव बनाया गया, ताकि उसके पैरों की एक्सप्लेनेशन दी जा सके। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है, द पोएट हैज यूज्ड अ पोएटिक डिवाइस इन गिवन लाइंस, व्हाट इफेक्ट डज शी विश टू क्रिएट बाय इट्स यूज, नो बर्ड कुड सिट, नो इंसेक्ट हाइड, नो सन। वो कह रही है कि उसने एक पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल किया, उसने कविता के तरीके का इस्तेमाल किया। वो कौन सा इफेक्ट जो है, कौन सा प्रभाव जो है वो डालना चाहती थी जब उसने ये लिखा कि कोई पक्षी बैठ नहीं सकता था, कोई कीड़ा छुप नहीं सकता था, कोई सूरज अपने पैरों को छाया में नहीं छुपा सकता था। इसका आंसर आपका आएगा एम्फेसिस। एम्फेसिस का मतलब होता है किसी बात पर जोर डालना, यानी कि वो जब ट्रीज़ के बारे में खुलकर बता रही थी तो उसने और ज़्यादा उसको एक्सप्लेन कर दिया, उसके बारे में और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दी। तो इसका आंसर आपका आएगा ऑप्शन नंबर ए, एम्फेसिस। अब कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। ये बता रहा है कि नीचे ये जो लाइन दी हुई है ये सही है या गलत है। द एक्सट्रैक्ट यूजेज ट्रीज एज अ सिंबल फॉर कंजर्वेटिव पीपल। जो यहाँ पर पेड़ों का इस्तेमाल किया गया है वो रूढ़िवादी लोगों के लिए पर्सोनिफिकेशन है कि मानवीकरण जो है वो रूढ़िवादी लोगों के हिसाब से किया गया है। ये सेंटेंस गलत है, तो आपका ऑप्शन क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, फॉल्स। नेक्स्ट में वो कह रहा है, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट। द आइडिया ऑफ अ फॉरेस्ट दैट हैज़ बीन एम्प्टी ऑल दीज डेज इज। वो कह रहा है कि जो आइडिया इसने दिया है, वो कह रहा है अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताओ। ये 4 ऑप्शन दिए उसने, अननेचुरल जो कि प्राकृतिक नहीं है, स्केरी डरावना, मैजिकल जादुई, और लेजेंडरी बहुत ही ज़्यादा प्रभावकारी। तो इस लाइन में इन चारों में से कौन सा सही है? द आइडिया ऑफ अ फॉरेस्ट दैट हैज़ बीन एम्प्टी ऑल दीज डेज। ऐसा जंगल जो कि खाली पड़ा हुआ था, बहुत दिनों से खाली था। ये सब क्या है? अननेचुरल, अप्राकृतिक है। क्यों? क्योंकि कोई भी जंगल खाली नहीं, तो जंगल तभी होता है जब उसमें बहुत सारे पेड़ होते हैं। तो इसलिए ये बात अप्राकृतिक है, तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? अननेचुरल। 5th में वो कहता है, हाउ डज द यूज ऑफ एंजैममेंट इम्पैक्ट दिस एक्सट्रैक्ट। ये जो यहाँ पर इसने एंजैममेंट का यूज़ किया, मैं भूल गई, इसका मतलब ये है कि जहाँ इसने पोएम लिखी, देखो इस पोएम में इसने किसी भी लाइन को पूरा नहीं किया, कोई राइमिंग नहीं है, ठीक है, और लाइन को बीच बीच में से काट दिया है, हर एक लाइन बीच बीच में से काट दिया और उसको पोएम की लाइनें बना दिया है। इसको एंजैममेंट बोलते हैं कि पॉज बीच बीच में, लाइन के बीच बीच में से पॉज ले लेना। तो उससे इसका क्या फ़र्क पड़ा पोएम पर? क्या फोर्स फ्रीक्वेंट पॉजेस, क्या ये ज़बरदस्ती कहता है कि बीच में रोक लगाई जाए? इट सिंप्लीफाइज द मीनिंग, क्या ये मीनिंग को और ज़्यादा आसान बना देता है? इट बिल्ड्स मोमेंटम, ये एक तरह की गति प्रदान करता है पोएम को। इट मेक्स द लाइन लिरिकल, ये जो है लिरिकल बना देता है लाइनों को, यानी कि रिदमिक बना देता है, क्योंकि राइमिंग तो है नहीं, है ना, लेकिन ये क्या करता है, उस पोएम को गति प्रदान कर देता है, एक प्रकार की गति प्रदान कर देता है। क्योंकि एक लाइन आधी छूट जाती है तो आप दूसरी लाइन पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो ये एक गति देता है पढ़ने वाले को,
ठीक है, चलो ये हो गया आपका। अब आपका सेकंड पोर्शन है जो कि पोएम से लिया गया है, एन ग्रेगरी। बट आई कैन गेट अ हेयर डाई, मैं अपने हेयर डाई कर सकती हूँ, एंड सेट सच कलर देयर, और मैं ऐसा कलर लगा सकती हूँ, ब्राउन और ब्लैक और कैरेट, या तो ब्राउन या ब्लैक या कैरेट के कलर का, गाजर के कलर का, दैट यंग मैन इन डिस्पेयर, जो कि निराशा से भरे हुए आदमी है, मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन, वो सिर्फ मेरे लिए मुझे प्यार करें, एंड नॉट फॉर माई येलो हेयर, और मेरे बालों के लिए नहीं। वट इज़ द पोएट्स टोन इन द एक्सट्रैक्ट, इस लाइन में, इन कविता की इस लाइन में पोएट की टोन क्या है, मतलब वो किस तरीके से बात कर रहा है। थॉटफुल, सोचते हुए, अथॉरिटेटिव, पूरी के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, एजिटेटेड गुस्से में, इंसल्टिंग इंसल्ट करता हुआ, या आर्गुमेंटेटिव विवाद के मुद्दे में, यानी कि बहस के तरीके से। तो इसका आंसर क्या आपका आएगा सही, वो है 3 और 5। वो एजिटेटेड है, गुस्से में है, और आर्गुमेंटेटिव है, वो एक तरह से विवादिक मूड में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बट कॉजेज द यंग मैन टू डिस्पेयर अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट। वो कह रहा है कि वो उसमें, इसने पोएम में कहा कि ये, उसने कहा कि ये जो जवान आदमी है ये निराशा से भर जाएंगे। वो कौन सी चीज़ है जो इनको निराशा से भर देती है? और इसका आंसर है बीइंग होपलेसली इन लव। वो जब पूरी तरह से उसके साथ प्यार में होंगे, और वो अपने बाल डाई कर उनको अपने आप से प्यार करने के लिए प्रेरित करेगी, तो वो उनकी जो है निराशा उनकी भर जाएगी जब वो पूरी तरह से उसके साथ प्रेम में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रीजन फॉर द स्पीकर्स नीड टू कलर देयर हेयर एज पर द एक्सट्रैक्ट। वो कह रहा है कि इस पोर्शन के हिसाब से वो कारण बताओ जिसकी वजह से स्पीकर कहता है कि उसे अपने बाल डाई करने हैं। पहला क्या है ऑप्शन, हर कंट्रोल ओवर वट मेक्स हर लुक ब्यूटीफुल, वो कंट्रोल चाहती है जिससे कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे। हर डिज़ायर टू बी लव्ड फॉर इनर ब्यूटी, वो कहती है उसकी आंतरिक सुंदरता के लिए उसको प्यार किया जाए, उसकी इच्छा है। हर नीड टू चेंज पीपल्स परसेप्शन अबाउट ब्यूटी, वो लोग उसको ज़रूरत है कि वो लोगों का सुंदरता के प्रति जो नज़रिया है वो चेंज कर दे। या फिर हर कन्विक्शन दैट शी इज़ ब्यूटीफुल इनसाइड, क्या उसको यकीन है कि वो अंदर से ब्यूटीफुल है, ऑलरेडी सुंदर है। तो इसका आंसर क्या आपका आएगा सही, वो कन्विक्शन है, उसको पूरा यकीन है कि मैं अंदर से सुंदर हूँ, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है साबित करने की कि मैं सुंदर हूँ या नहीं, उसे पता है कि हाँ मैं सुंदर हूँ। अगला है, कंप्लीट द एनोलॉजी अबाउट द स्पीकर्स हेयर, उसके बालों के रिगार्डिंग एक एनोलॉजी दी गई है, आपको बतानी है। येलो कलर के बाल जो होते हैं उसको ब्लॉन्ड कहते हैं। कैरेट कलर के बाल कैसे होते हैं, आप उसको यहाँ पर रेड भी लिख सकते हैं और ऑरेंज भी लिख सकते हैं। जो ब्लॉन्ड कलर के बाल होते हैं वो येलो होते हैं, और कैरेट कलर के बाल रेड भी हो सकते हैं और ऑरेंज भी हो सकते हैं, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। ऑप्शन नंबर 5 है, सिलेक्ट द सेंटेंसेज इन विच द वर्ड सेट इज यूज्ड इन द सिमिलर मैनर एज लाइन 2 ऑफ द एक्सट्रैक्ट। लाइन 2 में उसने क्या कहा है, एंड सेट सच कलर देयर, इस तरह से कलर को बिठा लेना। तो वो ऑप्शन के थ्रू बता रहा है कि कौन सा जो है सेट वो है वो सही बैठा है। आई वॉन्ट टू सेट हिम अप एंड गेट माई वर्क डन दिस टाइम, मैं उसको सेट कर देना चाहता हूँ और अपना काम निकलवा लेना चाहता हूँ। डू यू हैव अनदर सेट ऑफ बुक्स आई कैन रीड, क्या तुम्हारे पास और बुक्स का सेट है जो मैं पढ़ सकूँ। द डेजर्ट नीड टू सेट फॉर 2 hours बिफोर बीइंग सर्व्ड, जो मिठाई है उसको 2 घंटे तक रखना पड़ेगा सर्व करने से पहले। या द सेट फॉर द स्कूल प्ले लुक्ड क्वाइट ग्रैंड, तो जो स्कूल का सेट है, जो स्कूल की जगह है वो बहुत अच्छी दिखती है। इसमें ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल अप्रोप्रिएट बैठता है कि उसे सेट कर देना, वहीं पर बिठाए रखना, वहीं पर सेट करके रखना। ठीक है, चलो आपका अब आता है 6th क्वेश्चन। तो इसमें क्या करना है आपको, क्वेश्चंस उन्होंने दिए हुए हैं, आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन के जवाब देने हैं, जो 3-3 नंबर के आपके क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। वैलिडेट द गिवन स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू बेबी सीगल्स फेयर, बेबी सीगल का जो डर था उसके रिगार्डिंग इस लाइन को पढ़ते हुए अपनी स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है, मतलब कि बताना है। फियर डजंट एग्जिस्ट एनीवेयर एल्स अदर देन वंस माइंड, जो डर है वो हर किसी के कहीं नहीं एग्जिस्ट करता है, सिर्फ एक किसी जो प्रति व्यक्ति है, जो वन सेल्फ है, उसके दिमाग में होता है। वो उसको बेबी सीगल के डर के हिसाब से आप कैसे बताओगे। द बेबी सीगल वॉज स्कैर्ड that his wings will not support his weight, and although his family could fly, the fear of falling had gripped his mind, therefore he was too scared to even try। जो बेबी सीगल था वो डरा हुआ था कि उसके जो पंख हैं वो उसका वजन सह नहीं पाएंगे और वो गिर जाएगा, और क्योंकि उसकी फैमिली उड़ सकती थी इसीलिए उसको और ज़्यादा डर लगने लगा, और उस डर ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया और उसको ये दिमाग में बैठा लिया कि मैं अगर उड़ूंगा तो मैं गिर जाऊंगा। तो इसलिए ही वॉज टू स्केयर्ड टू इवन ट्राई, इसलिए वो ट्राई करने से भी डर रहा था, क्योंकि वो डर उसके दिमाग में बैठ गया था, इसलिए उसने ट्राई करने की भी कोशिश नहीं की।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई द पोएट पर्सनली होल्ड्स द कन्विक्शन दैट वर्ल्ड विल प्राइमरली एंड इन फायर। एक्सप्लेन करो कि जो कवि था वो पर्सनली इस बात पर उसको पक्का यकीन कैसे था कि एंड में जाकर जो दुनिया है वो आग में जल जाएगी। आंसर, बिकॉज ही हैज सीन द इफेक्ट एंड रिजल्ट ऑफ अनकंट्रोल्ड एंड अनएंडिंग डिजायर ओवर द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। क्यों? क्योंकि उसने लोगों की जो बिल्कुल अनकंट्रोलेबल यानी कि नियंत्रण से बाहर जो उसने इच्छाएं देखी और उनको पूरा करने के लिए इंसान क्या क्या इच्छाएं रखता है और उसके लिए क्या क्या काम करता है, उसको उसने इंसानों की जीवन में ये चीज़ देख ली थी। ही फाइंड्स द ह्यूमन इविल डिज़ायर्स आर सिमिलर टू द फायर एंड इट्स नेचर। जो लोगों की बुरी मंशाएं होती हैं, जो बुरी इच्छाएं होती हैं, उसको उसने आग के साथ कंपेयर किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वलीज यूनिक मेडन बस राइड एक्सपीरियंस कुड बी पॉसिबल बिकॉज शी बिलोंग टू अ स्मॉल विलेज। डू यू अग्री? वाई और वाई नॉट? वो कह रहा है कि वल्ली की जो पहली बस की राइड थी वो पॉसिबल हो पाई क्योंकि वो एक छोटे से गांव में रहती थी। क्या आप एग्री करते हो या नहीं एग्री करते हो? हाँ, हम एग्री करते हैं। क्यों? क्योंकि देयर वाज ओनली वन बस इन द विलेज दैट वल्ली ऑब्जर्व्ड एंड डिडंट नो अबाउट अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट एग्जिस्टेड इन द सिटीज। क्योंकि उसके गांव में एक ही बस थी तो इसलिए उसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के नाम पर, मतलब आने जाने के नाम पर, सिर्फ बस ही पता थी। उसे शहरों में और कौन से आने जाने के वाहन है उसे नहीं पता था, उसे सिर्फ बस ही पता थी। ये क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि वो गांव में रहती थी, उसने शहर के देखे ही नहीं था और कोई वाहन, सिर्फ बस देखी थी क्योंकि उसके गांव में एक ही बस थी। दूसरा, शी कुड ट्रैवल अलोन सेफली विच माइट नॉट बी द केस व्हेन वी लुक एट बिगर सिटीज। वो क्या था कि एक छोटे से गांव में रहती थी क्योंकि वो अकेले ट्रैवल कर पाई। क्यों? क्योंकि वो छोटे से गांव में रहती थी, अगर बड़े शहर में रहती तो खो जाती है ना, तो इसीलिए वो आराम से सेफली ट्रैवल कर पाई, जो कि बड़ी सिटीज़ में हम नहीं देख सकते। वुमेन ऑल्सो ट्रैवल अलोन इन बिग सिटीज़ यूजुअली कंसिडर देमसेल्व्स एट अ रिस्क ऑफ वेरियस क्रिमिनल एक्टिविटीज़। जो भी औरतें या जो भी लड़कियां अकेले बड़ी बड़ी सिटीज़ में अकेले ट्रैवल करती हैं उनको हमेशा अलग अलग तरीके का अटैक होने का खतरा बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव वन रीजन वाई द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन इज मोर अ फेबल देन अ बैले। वो कह रहा है कि एक कारण बताओ कि जो टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन है वो एक लोक कथा है, बच्चों की कहानी है बजाय कि एक बैले की। अब वो पहले हम फर्क बताएंगे। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन इज मोर अ फेबल देन अ बैले। वो कह रहा है कि ये एक बच्चों की कहानी है बजाय कि बैले की। क्यों? क्योंकि जो फेबल होता है, फेबल इज अ फिक्टिशियस नैरेटिव यूजुअली विद एनिमल्स एंड बर्ड्स एक्सेट्रा एज कैरेक्टर्स एंड शेयर्स अ स्ट्रॉन्ग मैसेज। फेबल क्या होता है? फेबल एक ऐसी कहानी होती है जिसमें जानवरों के थ्रू या पक्षियों के थ्रू उनको कैरेक्टर बनाया जाता है, उनको मुख्य पात्र बनाया जाता है और उनके द्वारा एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा और मजबूत मैसेज दिया जाता है। जबकि बैले में क्या होता है? बैले इज अ नैरेटिव वर्स दैट कैन बी सिली और हीरोइक एंड एज द स्टोरी कंटेन्स एनिमल्स एज कैरेक्टर्स एंड श्योरली हैज अ स्ट्रॉन्ग मैसेज इज कंसिडर टू बी अ फेबल। बैले क्या होता है कि वो एक सिली या हीरोइक हो सकता है, उसमें कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि उसमें कोई मैसेज हो, वो कॉमेडिक भी हो सकता है और हीरोइक भी हो सकता है और उसमें जानवरों को लेकर कैरेक्टर बनाना कोई ज़रूरी नहीं होता। तो क्योंकि इस वाली कहानी में हमारे जो कैरेक्टर्स थे वो जानवर थे और इसका एक स्ट्रॉन्ग मैसेज था, तो इसलिए हम कहेंगे इसको कि ये फेबल थी बजाय कि बैले के। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन वी से दैट नतालिया वाज कंटिन्यूसली सक्सेसफुल इन मेंटेनिंग एन अपर हैंड ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट विद लोमोव। हम ये कैसे कह सकते हैं कि नतालिया पूरी तरह से, जब वो लोमोव के साथ बहस कर रही थी तो वो उसका अपर हैंड था, यानी कि वो जीत रही थी उस बहस में। हम कैसे कह सकते हैं? When Natalia and Lomov were arguing about their dogs, जब नतालिया और लोमोव अपने कुत्ते के बारे में आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, बहस कर रहे थे, नतालिया stated that the breed of dog she has was cheaper, better and could run faster and also she didn't lose her cool while presenting these arguments. नतालिया ने ये कहा कि जो उसके पास जो भी जिस कुत्ते की ब्रीड है वो सस्ता भी था, बेहतर भी था और बहुत ज़्यादा तेज़ भी भाग सकता था। और जब वो ये बहस कर रही थी तो उसने अपन शांति से शांति से अपनी बात रखी, गुस्से में नहीं बोली। ठीक है, चलो आपका नेक्स्ट सेक्शन आता है। इसमें आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। आपको ज़्यादा क्वेश्चन जितने भी दिए हों उसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे। क्वेश्चन यहाँ पर, डॉक्टर हैरियट न्यू दैट हिज पेरेंट्स एज वेल एज देयर ओनर्स रियली वेल। जो डॉक्टर हैरियट थे वो अपने पेशेंट्स को और उनके ओनर्स को, मतलब कि जो उनके पेशेंट थे, जो भी उनके पेशेंट जानवर होते थे वो और उनके जो मालिक होते थे उनको बहुत अच्छे से जानते थे। इसको डिस्कस करो। पेशेंट को वो कैसे जानते थे? डॉक्टर हैरियट कुड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ हिज पेशेंट्स, यानी कि डॉग्स, वो डॉग्स के डॉक्टर थे। जस्ट बाय ऑब्जर्विंग, मतलब कि वो उनको ऑब्जर्व करते रहते थे, इसीलिए वो, क्योंकि डॉग्स के ही डॉक्टर थे इसलिए वो अपने पेशेंट्स को बहुत अच्छे से जानते थे। और इसका एग्जाम्पल क्या है?
कि ही सॉ ट्रिकी इन द मार्केट एंड अंडरस्टूड दैट द डॉग रिक्वायर्स हेल्प। उन्होंने ट्रिकी को एक सुपर मार्केट में देखा और वो समझ गए कि ट्रिकी को सहायता की ज़रूरत है। अब ओनर्स को कैसे जानते थे? ही अंडरस्टूड द ओनर्स, मिसिस पम्फ्री जो उसकी ओनर थी, जो उसकी मालिकिन थी मिसिस पम्फ्री, उसको भी अच्छे से जानते थे। एंड नेवर स्पोक एनी हार्श एंड एडवाइजिंग वर्ड्स ऑन द सीरियसली ओबीज डॉग, नोइंग फुली वेल दैट शी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन। वो इसको अच्छी तरह जानते थे, इसीलिए उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा कठोर और एडवाइजिंग शब्द उनको नहीं कहे इस बात के लिए कि उनका कुत्ता जो है बहुत मोटा था। ये क्योंकि वो ये बात जानते थे कि इसके इतने वजन बढ़ने के लिए मिसेस पम्फ्री ही जिम्मेदार थी। अगला क्वेश्चन है, स्टेट वन लाइकली रीजन द राइटर ऑफ मिडनाइट विजिटर चोज टू कैरेक्टराइज ऑजिबल एज शॉर्ट एंड फैट। एक कारण बताओ कि जो मिडनाइट विजिटर की कहानी है उसमें उसका जो कैरेक्टर था ऑजिबल, उसने उसको शॉर्ट एंड फैट रखा, यानी कि छोटा और मोटा रखा। द रीजन दैट द राइटर ऑफ द मिडनाइट विजिटर चोज टू कैरेक्टराइज ऑजिबल एज शॉर्ट एंड फैट, क्यों रखा उसने? एज ही वॉन्टेड टू डिपिक्ट दैट अ गुड फिजिक इज नॉट नेसेसरी टू बी स्मार्ट। वो कह रहा है कि समझदार होने के लिए या इंटेलिजेंट होने के लिए अच्छा शरीर होना ज़रूरी नहीं है। आप अच्छे दिखते हो, स्मार्ट दिखते हो, ये ज़रूरी नहीं है। आप बुद्धिमान हैं, आप समझदार हैं, उससे आपकी फिजिकल अपीयरेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज अपीयरेंस, ऑजिबल वॉज एबल टू यूज हिज विट्स एंड मेंटल एबिलिटी टू हैंडल एनी ग्रेव सिचुएशन। ऑजिबल जो था वो किसी भी तरह की कठिन परिस्थिति का सामना करने के लिए इतनी बुद्धि रखता था और इतनी समझ रखता था कि वो किसी भी सिचुएशन से बाहर आ सकता था। अगला क्वेश्चन है, वैलिडेट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल फन लर्निंग टास्क टुवर्ड्स सक्सेसफुल करियर्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिचर्ड एब्राइट इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट में जो रिचर्ड एब्राइट था उसकी लाइफ में फन लर्निंग टास्क, उसको करियर को सक्सेसफुल बनाने में कौन कौन से फन लर्निंग टास्क जो उसने किए, उनकी क्या इंपॉर्टेंस रही, उसके बारे में हमें बताना है। दिस कैन बी जस्टिफाइड इन द केस ऑफ रिचर्ड एब्राइट फ्रॉम द मेकिंग ऑफ वो हम कैसे बता सकते हैं? एज रिचर्ड स्टार्टेड द कलेक्शन एंड ब्रीडिंग ऑफ बटरफ्लाइज एज फन एक्टिविटी, क्योंकि उसने जो तितलियों को पालना और तितलियों को इकट्ठा करना शुरू किया था वो उसने एक फन एक्टिविटी की तरह ही शुरू किया था, उसने एक काम की तरह शुरू नहीं किया था। लेटर ही गॉट क्यूरियस अबाउट द गोल्ड स्पॉट्स एंड द सिक्रेशन फ्रॉम देम। वो बाद में क्या हुआ, उसके बाद में उत्सुकता बढ़ गई कि इनके ऊपर जो गोल्ड स्पॉट्स हैं वो क्यों होते हैं, ये जो सुगंध सिक्रीट करते हैं या ये जो लिक्विड सिक्रीट करते हैं या ये जो पौधों से पराग लेते हैं वो कैसे लेते हैं। थ्रू दिस, और इसके द्वारा ही वॉज एबल टू डेवलप अ थ्योरी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड लेटर डीएनए। और इसी के बारे में आगे पढ़ते पढ़ते उसने सेल स्ट्रक्चर के बारे में और बाद में डीएनए के बारे में एक थ्योरी अपनी डेवलप की, यानी कि विकसित की। 100 to 120 वर्ड्स, यानी कि आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं और ऑप्शन में दिए हुए हैं, इनमें से किसी एक का आपको जवाब देना है 100 से 120 शब्दों के बीच में। तो चलिए पहला क्वेश्चन लें। क्वेश्चन कहता है कि फिक्शन राइटर्स प्रेफर क्रिएटिंग ग्रे कैरेक्टर्स रादर देन ब्लैक एंड व्हाइट। जो काल्पनिक कथाएं लिखने वाले या काल्पनिक कहानियां लिखने वाले राइटर्स होते हैं वो अपने कैरेक्टर्स, उनके जो पात्र होते हैं उनको पूरी तरह से ना तो ब्लैक दिखाते हैं ना व्हाइट दिखाते हैं, यानी कि पूरी तरह ना वो अच्छे दिखाते हैं ना वो बुरे दिखाते हैं। एनालाइज दिस इन डिटेल विद रेफरेंस टू बोथ द कैरेक्टर्स इन द थीफ स्टोरी। आपकी जो थीफ स्टोरी है इसके संदर्भ में देखते हुए इस बात के सापेक्ष में आंसर आपको देना है। तो हम क्या कहते हैं कि बोथ कैरेक्टर्स इन द स्टोरी वर नाइदर कंप्लीटली ब्लैक और व्हाइट। जो इस कहानी में जो 2 कैरेक्टर्स हैं वो पूरी तरह से बुरे भी नहीं थे और पूरी तरह से अच्छे भी नहीं थे। They had redeeming qualities as a character as Grey। उनके अंदर ऐसी क्वालिटीज थी जो उनको एक ग्रे कैरेक्टर बताती हैं। द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इज एज अंडर, जिसको हम संक्षेप में आगे बता रहे हैं। पहला कैरेक्टर था क्या? हरी सिंह। ही एज एन आर्टफुल थीफ हु वाज टू स्मार्ट फॉर हिज एज। ये एक ऐसा आर्टफुल थीफ था, यानी कि ऐसा काबिल चोर था जो अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ही ज्यादा स्मार्ट था। एंड हैड ऑलवेज फूल्ड हिज विक्टिम्स एंड पुलिस, और जिसने हमेशा अपने शिकार को और पुलिस दोनों को बेवकूफ बनाया। ही वॉजंट अशेम्ड इन लाइंग एंड स्टीलिंग। उसे चोरी करने में या झूठ बोलने में कोई शर्म महसूस नहीं होती थी। ही मेड नो एफर्ट्स टू कन्फेस दैट ही हैड गिवन इन टू द टेम्पटेशन ऑफ स्टीलिंग द नोट्स। उसने ये कन्फेस करने में, इस बात को मानने में जरा भी जोर नहीं लगाया, जरा भी एफर्ट नहीं लगाया कि उसके अंदर ही वो उत्सुकता जागी थी कि उनको नोट्स को वो चोरी कर ले। ही हाउएवर ही चेंज्ड ड्यू टू लव अफेक्शन एंड अनिल्स ट्रस्ट। लेकिन हालांकि अनिल के विश्वास और प्यार के बल पर वो
चेंज हो गया। द कैरेक्टर ऑफ हरी सिंह नॉट अ फ्लैट कैरेक्टर हु इज आइदर व्हाइट और ब्लैक। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो हरी सिंह का कैरेक्टर था वो पूरी तरह से ना व्हाइट था ना ब्लैक था। अब दूसरा कैरेक्टर आता है आपका अनिल का कैरेक्टर। वी कैन सी फ्रॉम द स्टोरी दैट अनिल वॉज अ कैरेक्टर विद ग्रेट क्वालिटीज सच एज हेल्पफुल एंड सिंपल। हम कह सकते हैं कहानी को पढ़ते हुए कि अनिल का जो कैरेक्टर था वो बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाला और सिंपल कैरेक्टर था। ही वॉज ईजिली ट्रस्टिंग एंड ही फॉरगेव द थीफ। वो आसानी से भरोसा कर लेता था, उसने चोर को माफ़ भी कर दिया था। एंड नेवर अटर्ड अ वर्ड डिस्पाइट नॉलेज ऑफ द थेफ्ट। और उसने एक शब्द भी किसी से नहीं कहा ये जानते हुए भी कि चोरी हुई है। However, he was also not perfect. लेकिन हम ये फिर भी कहेंगे कि वो भी परफेक्ट नहीं था। He was very casual about money as he ignored हरी सिंह stealing. वो पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा लापरवाह था क्योंकि उसने हरी सिंह द्वारा की गई चोरी को इग्नोर कर दिया था। Therefore, we can say that the grey characters present a challenge to the readers. हम ये भी कह रहे हैं कि जो अनिल का कैरेक्टर था हमने सिद्ध कर दिया कि जो वो व्हाइट भी नहीं था और ब्लैक भी नहीं था। ठीक है, तो देयरफॉर वी कैन से दैट द ग्रे कैरेक्टर्स प्रेजेंट अ चैलेंज टू द रीडर्स। हम कह सकते हैं कि जो ग्रे कैरेक्टर्स होते हैं वो जो रीडर्स होते हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं, उनको एक चैलेंज देते हैं। अलाउ अ सेंस ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी एंड प्रेजेंट अ मोरल चैलेंज। मतलब कि एक तो उनके अंदर एक सेंस ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी आ जाती है कि उनको ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, ये पता नहीं लगा पाते कि आगे वो इंसान क्या करेगा, आगे वो पात्र क्या कदम चलेगा। और एक मोरल चैलेंज आ जाता है कि मतलब वो पात्र जो कुछ भी कर रहा है कि पाठक को उस बात को जज करना होता है फिर कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, क्योंकि ना तो वो पूरी तरह से अच्छा कैरेक्टर है जो सिर्फ सही करेगा और ना वो पूरी तरह बुरा कैरेक्टर है जो सिर्फ बुराई करेगा। हरी सिंह एंड अनिल आर क्रिएटेड एज ग्रे कैरेक्टर्स। इसलिए हम कह सकते हैं कि हरी सिंह और अनिल दोनों को ही एक ग्रे कैरेक्टर की तरह बनाया गया था। अगला क्वेश्चन इसके ऑप्शन में उन्होंने दिया है ऑनर अमंग थीव्स इज कंसीडर एज पॉपुलर कोड। यानी कि चोरों के बीच आपस में जो मान सम्मान होता है इसको एक बहुत ही पॉपुलर कोड की तरह देखा जाता है। एग्जामिन अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट एज अ स्टोरी वोवन अराउंड दिस कोड। अब वो कहता है कि अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट जो एक कहानी है उसको इस कोड के इर्द गिर्द घुमाते हुए आंसर दीजिए। Honor among thieves refers to a code in which it is believed that thieves never double cross each other or commit crimes against each other. ऑनर अमंग थीव्स जो होता है इससे ये क्या बताता है, ये बताता है कि ये एक ऐसा कोड है जिसमें ये विश्वास किया जाता है कि कोई भी दो चोर आपस में एक दूसरे को डबल क्रॉस नहीं करेंगे, मतलब बेईमानी नहीं करेंगे और एक दूसरे के प्रति किसी भी तरह का क्राइम नहीं करेंगे। दे वुड रादर हेल्प ईच अदर देन बिट्रे। वो एक दूसरे की मदद करेंगे ना कि एक दूसरे को धोखा देंगे। इन द स्टोरी अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, इस कहानी में जो आपको अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट की जो कहानी है इसमें तो प्रोटैगनिस्ट है। प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है जो मुख्य पात्र है। जो मुख्य पात्र है होरेस डैनबी वाज केयरफुल एंड मेटिकुलस इन हिज थेफ्ट व्हिच ही कंडक्ट वंस अ ईयर। वो कह रहा है कि जब भी वो साल में एक बार चोरी करता था तो वो बड़ी सावधानी से करता था और बड़ी ही मेहनत लगाकर वो चोरी किया करता था। एंड डिडंट एंटिसिपेट द रोल ऑफ लेडी इन रेड। और जो रेड कपड़ों में जो लेडी थी उसकी भूमिका को उसने अंदाजा नहीं लगा पाया। ऑन द अदर हैंड द लेडी इन रेड मेड अ फूल ऑफ हिम इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ थीफ हरसेल्फ। और इस दूसरे हाथ पर अगर देखा जाए दूसरी जगह वो लेडी इन रेड जो थी, रेड कपड़ों में जो लेडी थी, उसने होरेस डैनबी को बेवकूफ़ बनाया ये जानते हुए भी कि वो खुद भी एक चोर है। शी डिड नॉट फॉलो द कोड ऑफ ऑनर नॉर्मली एग्जिस्टिंग बिटवीन टू थीव्स। नॉर्मली जो दो चोरों के बीच में एक ऑनर अमंग थीव्स का कोड माना जाता है जिसमें एक दूसरे को वो बेईमानी नहीं करते, उसने उस कोड को फॉलो नहीं किया। दिस रिजल्टेड इन होरेस डैनबी गोइंग टू प्रिजन फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ एज ही वाज बिट्रेड। इसी वजह से होरेस डैनबी को अपनी जिंदगी में पहली बार जेल जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसे धोखा दिया गया था एक दूसरे चोर के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ आपका क्वेश्चन पेपर पूरी तरह से खत्म हो गया है। आई होप आपको इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर समझ में आया होगा और आपको इंग्लिश का पेपर देने में, अब समझने में, आंसर करने में आसानी होगी। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। अब से अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक कीप स्टडी।